बच्चों, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर हम लोग बात करें, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपका पूरा का पूरा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों के लिए हमारा ये बहुत काम आने वाला है। और सबसे अच्छा हम बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर भी बोल सकते हैं और बहुत मज़ेदार है। तो अब अगर हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं, तो अगर हम जैसे बात करें कि नेचर में जितने भी सिस्टम है, सभी की क्या चाहत होती है कि भाई स्टेबिलिटी गेन करना। कोई सा भी सिस्टम हो नेचर में, यूनिवर्स में, मतलब हमारे पास जितने भी टाइप के सिस्टम है, सभी की दिली तमन्ना क्या होती है कि भाई स्टेबिलिटी आ जाए। तो स्टेबिलिटी, अब हम बात करें कि एटम में स्टेबिलिटी कैसे आती है। तो एटम क्या होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या होते हैं, वो केमिकली कंबाइन होते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एटम होते हैं, एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और जो कंबाइन होने के लिए जो फोर्स इन्वॉल्व होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, द अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, टूगेदर इन ए केमिकल स्पीसीज इज नॉन एज केमिकल बॉन्ड। मतलब एटम को जो ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो एटम को कंबाइन करके रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तो मॉलिक्यूल में क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी। मतलब मान लो एक दो एटम हो सकते हैं, तीन एटम, चार एटम, जितने भी एटम हो वो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, वो उनकी केमिकल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा, वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं। वो हम लोग सीखेंगे, एक एटम दो एटम कंबाइन होंगे कि तीन होंगे, वो हम लोग बात करेंगे बाद में। तो क्या होगा कि जब भी हमारे एटम्स कंबाइन होंगे तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। जो अट्रैक्शन फोर्स उनमें लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो कंबाइन हो रहा है, उनसे क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्ड। तो जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। और हम लोग ये स्टेबिलिटी हम कैसे बताएंगे कि भाई किस मॉलिक्यूल में कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। मान लो दो मॉलिक्यूल, दो एटम ने बॉन्ड बनाया, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ने बॉन्ड बना के डिफरेंट डिफरेंट वो कंपाउंड मॉलिक्यूल बना लिए। अब आप कैसे बताओगे कि भाई ये किस में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या क्राइटेरिया डालते हैं, एनर्जी। जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उनमें एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, सिस्टम के पास स्टेबिलिटी, मतलब उस मॉलिक्यूल के पास स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जब भी अगर हम लोग बात करें कि हम लोग कैसे बात करें कि कौन सा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रहा है, किस में हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा है, किस में अट्रैक्शन कम है, तो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एनर्जी के उससे। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। कि जब वो बॉन्ड बनाएगा तो जो एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं और डिक्रीज इन एनर्जी, भाई एनर्जी जितनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, उतनी ज़्यादा क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही अच्छा क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ सिस्टम है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी ज़्यादा वो एनर्जी डिक्रीज करेगा, मान लो एक बॉन्ड में उसने 100 जूल निकाल दिया और एक में 200, जब बॉन्ड बना तो 200 जूल रिलीज हुई है, जिसमें 200 जूल रिलीज हो रही है, वो क्या और हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम या मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी। जितनी ज़्यादा उसमें एनर्जी कम होगी, उतना जितनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये एक और भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो आप बॉन्ड बना है, जो अट्रैक्शन लग रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन एनर्जी, जो एनर्जी में डिक्रीज इन एनर्जी, ये हम लोग बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा, उतनी ज़्यादा क्या आएगी हमारे पास बच्चों, सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही होगी। एक पॉइंट ये हो गया। और एक और पॉइंट मैं लिखूं, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
ये तो सभी को समझ में आया, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो हमेशा क्या होगा, जो जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा, जब भी कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज हुई होगी। और रिलीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव से डिनोट करते हैं, तो एनर्जी हमेशा रिलीज हो रही होगी। तो या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर आपसे बोल दिया कि जब भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक होंगे तो क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, तो आप क्या बोलोगे, स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए। जितना ज़्यादा वो मतलब वो कंबाइन हुआ, कंबाइन होने के बाद क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि सर ये एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है, तो आप सिंपल ऐसे सोचो कि जैसे मान लो कि आप अगर एनर्जेटिक हो, जैसे मान लो कि आप अभी यहाँ पे बैठे हो, आपको क्या करें, ग्लूकोज वगैरह या काजू किशमिश खिला के बैठा दिया जाए और बोल दिया कि 1 घंटे आपको बैठना है, तो आप क्या देखो, ग्लूकोज और जो काजू किशमिश की वजह से क्या हो जाएगा, जो भी आपने खाना वगैरह चिप्स वगैरह खा ली तो क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी। और एनर्जी आएगी तो आप फिर आप चुपचाप नहीं बैठोगे, आप क्या करोगे, यहाँ वहाँ मूव कर रहे होगे। मैं आपसे बोल दिया कि 1 घंटे आपको इस टेबल पे बैठना है, तो आप 1 घंटे टेबल पे नहीं बैठोगे, कहीं यहाँ जाओगे, कहीं वहाँ जाओगे, रूम के बाहर जाओगे, घर के बाहर अपने नेबर्स, पड़ोसी, फ्रेंड वगैरह से मिलने चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी। और ऐसे ही एक और है, आपको क्या कि आपको बहुत ज़्यादा दौड़ा के आपकी एनर्जी जो थी, आपके अंदर जो एनर्जी थी, आपकी एनर्जी हमने खर्च करवा दी और आपको एक चेयर पर बैठा दिया। अब आपको बोला कि 1 घंटे बैठना है, तो अब क्या है, आप थके हारे बैठे हो, चुपचाप 1 घंटे तक बैठे रहोगे, सोते रहोगे। ये डिफरेंस हो जाता है। अब आप चुपचाप क्यों बैठे हो, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। आपके पास जो भी एनर्जी थी वो हम लोगों ने क्या की, उसको आपकी कंज्यूम करवा दी। और एक था कि एक आपको एनर्जी दे के, मतलब जो भी आपके पास ग्लूकोज या फिर जो भी आपको खाना वगैरह खिलाया उससे आपको एनर्जी दी। अब आपके अंदर एनर्जी तो क्या करोगे, आप यहाँ वहाँ मूव करोगे, उछल कूद कर रहोगे। ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ रहता है बच्चों। अब मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी है तो क्या करेगा, वो यहाँ वहाँ मूव करेगा, पूरे में शोर सपाटा करेगा, उससे जाएगा तो उससे रिएक्ट करेगा, किसी दूसरे से भी रिएक्ट कर सकता है, खुद से भी रिएक्ट कर सकता है। वो कब रिएक्ट करेगा, जब उसके पास एनर्जी रहेगी। अब एनर्जी नहीं है तो क्या करेगा, चुपचाप रहेगा, किसी से कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो ये हम लोग क्राइटेरिया किससे डाल देते हैं बच्चों, एनर्जी से। अगर किसी भी सिस्टम के पास एनर्जी है, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के पास एनर्जी, तो क्या करेगा, वो उछल कूद करेगा, मतलब रिएक्टिविटी शो करेगा। और रिएक्टिविटी शो करेगा तो मतलब क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। अब एनर्जी, अब रिएक्टिविटी कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है मतलब ये किसी से भी रिएक्ट कर जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनरिएक्टिविटी। मतलब अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है मतलब वो स्टेबल है, और अगर वो रिएक्ट कर रहा है मतलब वो अनस्टेबल है। हम क्या बोलते हैं, रिएक्ट। और रिएक्ट कब करेगा, जब उसके पास एनर्जी रहेगी। तो हम लोगों ने यहां से बोल दिया भाई कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिक्रीज, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, कि जितनी ज़्यादा किसी भी सिस्टम के पास एनर्जी रहेगी तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही कम वो रिएक्टिव रहेगा। और ये हम लोग क्या होता है, स्टेबिलिटी हम लोग किससे जज करते हैं, एनर्जी से, कि भाई जितनी कम सिस्टम के पास एनर्जी है, हम बोल सकते हैं जितनी कम एनर्जी रहेगी उतनी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उतनी कम वो क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्टिविटी। तो ये सब जो रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी जज करने का क्राइटेरिया कौन सा है, एनर्जी। और एनर्जी को हम लोग कैसे जज करेंगे कि भाई अगर उसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज कर देगा, और एनर्जी उसने रिलीज कर दी तो क्या हो जाएगी, उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्राइटेरिया डाल दिया। मतलब सिंपल, बॉन्ड होता क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जो होल्ड करके रखता है। अब वो होल्ड करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो हमें मालूम है अट्रैक्शन की वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। जो सिस्टम जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा उतना अच्छा। आप देखो, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और एक में क्या हो रहा है, एक में अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, एक में अट्रैक्शन कम लग रहा है। अट्रैक्शन कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोल देंगे कि जो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वीक रहेगी और एनर्जी भी कम रिलीज हो रही होगी। तो हम लोग जो भी जज कर रहे हैं, हम लोग अब एक्चुअली होता क्या है कि 2 एटम कंबाइन हो रहा है, तो अब कंबाइन हो गए तो अब हम थोड़ा एटम से जाकर पूछेंगे भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि कैसा बॉन्ड बनाए हो भाई, वो थोड़ा बोलेगा। हम लोग क्या देखेंगे, जब वो बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वो एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही तो वो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहा होगा, और कम एनर्जी रिलीज हो रही मतलब वीक टाइप का रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड आए, अब केमिकल बॉन्ड को हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इन केमिकल बॉन्ड को हम 2 कैटेगरी में डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वीक बॉन्ड। तो अब हम अगर बात करें टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो ये अब सभी को समझ में आ गया हो कि भाई
जो भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं या फिर जो भी एटम कंबाइन होता है वो किस लिए होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, बॉन्ड फॉर्म करके। अब वो एक बॉन्ड फॉर्म करेगा कि दो करेगा कि तीन करेगा कि चार की पाँच की छः की सात, वो उसके टाइप ऑफ एटम पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। वो हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे भाई कौन कितने बॉन्ड बनाता है। जैसे आपने देखा कि नाइट्रोजन 3 बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, सल्फर हमारा 2 भी बनाता है, 4 ही बनाता है, 6 ही बनाता है, क्लोरीन 1 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 ही बनाता है, 7 ही बनाता है। ये कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो उनके लिए हम लोग डिफरेंट हमारे पास थ्योरी, उन थ्योरी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इन सबको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की बात हो सकते हैं या फिर बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है, कौन सा है, केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर भी हम लोग बोल सकते हैं, बस हमें समझ के रखना है। टाइप एक तो होता है हमारे पास कौन से बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सेकंड होता है बच्चों हमारे पास वीक बॉन्ड। तो अगर हम बात करें बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमारे पास कौन से आते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में भी हमारे 3 टाइप के रहते हैं। एक रहता है हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड होता है हमारे पास डबल बॉन्ड भी बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बोलते हैं, जो आपने सुना होगा 10th में, डबल बॉन्ड। फिर हमारे पास आता है बच्चों कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बोलते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 3 आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक और आता है हमारे पास कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग एरो से बनाते हैं। सेकंड आता है हमारे पास कौन सा बच्चों, आयनिक बॉन्ड, आयंस। थर्ड आता है हमारे पास कौन सा, मेटलिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड। तो ये सब जो हमारे पास बॉन्ड है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास कौन से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं मतलब क्या होती है, इनमें जब ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो लगभग अप्रॉक्स 150 किलो जूल से ज़्यादा रहती है एनर्जी। जब ये बॉन्ड एनर्जी होती है 150 किलो जूल, मतलब जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो 150 से ज़्यादा हमारी एनर्जी रिलीज हो रही होगी। और अगर 150 के आसपास, ये कोई एक हम लोगों ने एक रफ आइडिया ले लिया कि भाई 150 के आसपास, अब ये नहीं पूछना कि सर 150 क्यों लिया, 200 क्यों नहीं लिया। ये हम लोगों ने माना है भाई, जो साइंटिस्ट वगैरह थे, कि भाई जो इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग। तो इनमें इन सब में क्या होती है, इतने इससे ज़्यादा हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है 150 के आसपास। तो ये याद रखो, नहीं रखो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मेटलिक बॉन्ड। और अगर हम वीक बॉन्ड की बात करें बच्चों, तो वीक बॉन्ड में आता है हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। थर्ड होता है हमारा, सेकंड इसमें आता है हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस या फिर वैन डर वाल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास आ गए बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो ये आप लोगों ने बचपन में भी सुना होगा 9th 10th में कि भाई कोवलेंट बॉन्ड होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से होता है, मेटलिक बॉन्ड मतलब मेटल के बीच होता है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अगर नहीं मालूम तो टेंशन नहीं लेना, हम लोग पूरा का पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने बॉन्ड की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों की, आपको बताया कि एटम कंबाइन होते हैं। तो एटम कंबाइन कैसे हो रहा है, तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करें, हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आई थी कि भाई एटम कैसे कंबाइन हो रहे हैं, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयरिंग वेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट कहाँ से आए। तो वो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेके जो थ्योरी जनरेट हुई थी, जो अभी तक जो
थ्योरी अभी चल रही है। एक्चुअली हुआ क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरी आई, उसमें भी कुछ हमारे वीक पॉइंट थे, उसको उसमें कुछ लिमिटेशन ज़्यादा थी, तो हमने उस थ्योरी को अपडेट करने के बाद हम लोगों ने दूसरी थ्योरी दी, दूसरी के बाद तीसरी, इस टाइप की थ्योरी हमारे पास चली आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी हमारे पास, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्टेट रूल में क्या था और क्या क्या इसमें लिमिटेशंस थी, क्यों इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, फिर उसके बाद कौन सी थ्योरी आई, वो सब हम लोग स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों कौन सा, ऑक्टेट रूल। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करने वाले हैं, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल पढ़ने से पहले आपको जैसे लुईस सिंबल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लुईस सिंबल की बात करें तो आप लोगों ने देखो लुईस सिंबल में क्या होता है कि जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है, एटम के अंदर जो भी आउटर मोस्ट सेल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है लिथियम, तो लिथियम के अंदर कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक, तो एक डॉट बना देंगे। तो इसको क्या होगा कि इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस सिंबल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि कार्बन, कार्बन के अंदर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 4 डॉट बना दो, मतलब ये जो ऐसे कुछ। तो ये सब क्या होगा, इसको किसी भी एटम को क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंबल डाल रहे हैं और उसके साथ उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के फॉर्म में डालते हैं, क्या होते हैं, लुईस सिंबल बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपको बनाना है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में कितने होते हैं बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, 2, 2, 4, 6, 7। तो ये क्या होगा, ये लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, लुईस सिंबल ही हो सकते हैं, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन ही बोलते हैं। इसमें कितने होगा, 7 डॉट बना दिए, मतलब 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट को उसका सिंबल बनाओ और उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके डॉट के फॉर्म में डाल दो, तो क्या हो जाता है, लुईस सिंबल या फिर लुईस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ऑफ एटम। ये हो गया। तो अब अगर हम लोग बात करें ऑक्टेट, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कर दिया लुईस ऑक्टेट। तो लुईस ऑक्टेट मतलब उन्होंने क्या था, इस रूल में क्या था कि सिंपल बोला गया था कि कोई भी एटम है अपना जो बैलेंसी सेल है, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। ऑक्टेट मतलब जो बैलेंस सेल है, मान लो कम पढ़ रहे हैं या ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हो, या फिर वो लूज़ करे या फिर गेन करे या फिर वो शेयर करे, कैसे भी करके वो क्या करेगा, अपने बैलेंसी सेल मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश कर। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, एक्चुअली क्या था कि स्टार्टिंग में कोई हमारे पास ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते नहीं थे ज़्यादा, मतलब कोई हमारे पास कोई इतना मॉडर्न लैब वगैरह होते नहीं थे। तो एक्चुअली क्या था कि हम लोग कॉमन ऑब्जर्वेशन से हम लोग थ्योरी जनरेट कर रहे थे। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन से क्या थ्योरी जनरेट की, हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस मतलब जो 18 गैस, 18th ग्रुप के एलिमेंट, जैसे हीलियम की बात कर ली, हीलियम हो गया हमारे पास, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब। अब उन्होंने क्या देखा, ऐसा कॉन्बिनेशन क्या होता है, 2s2 होता है, और इन सब के कॉन्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, NS2NP6 होता है। तो स्टार्टिंग में ये बात चल रही थी, बहुत पहले की बात है, जब ये लुईस ऑक्टेट रूल आया था उस समय ये बात चल रही थी, ये जो हमारे पास जो 18 ग्रुप एलिमेंट है, 18 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट करते ही नहीं है। उन्होंने देखा कि वो 18 ग्रुप एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नेचर में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एटॉमिक फॉर्म में हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और बाकी जो मॉलिक्यूल, बाकी जो एटम थे क्या थे, मॉलिक्यूल फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिला था, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, अमोनिया, बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड बना रहे थे, फ्लोरीन भी आपका F2 के फॉर्म में, ब्रोमीन भी, सभी के सभी मॉलिकुलर फॉर्म में मिल रहे थे, या फिर कंपाउंड मतलब बहुत सारे वो एलिमेंट एटम्स कंबाइन होकर वो मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, कंपाउंड बना रहे थे। अब दिक्कत यहाँ पे हो रही थी कि हम लोगों ने देखा कि भाई ये इनके साथ क्या है, ये क्यों नहीं, मतलब इनके एलिमेंट हमें नेचर में मिल ही नहीं रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिल रहा है, सभी के सभी क्या हो रहा है, कंबाइन फॉर्म में मिल रहा है। सिर्फ ये जो एलिमेंट है 18 ग्रुप के एलिमेंट क्या हो रहा था बच्चों, हमारे किसके फॉर्म में मिल रहे थे, मोनो एटॉमिक फॉर्म, मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में ही मिल रहे थे। तो अब उन्होंने देखा कि भाई ये एलिमेंट क्यों कंबाइन नहीं हो रहा है, तो कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई इनका ये जो कॉन्फिगरेशन है इसको क्या बोलते हैं उन्होंने, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। मतलब जो भी एलिमेंट अपने बैलेंस सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 S में और 8, 6 किस में, P में, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट अगर अपने बैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि सबकी जो दिली तमन्ना क्या रही, कोई भी एटम है सबकी तमन्ना क्या है कि भाई क्या करना है, अपने ऑक्टेट में मतलब अपने जो बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जो भी गठजोड़ करना है, देना है, लेना है, शेयर करना है, जो कुछ भी करना है वो कर लो, बस 8 इलेक्ट्रॉन ले आओ, तो क्या होगा, इनकी तरह आपके क्या होगा, इनकी तरह क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है ना। अब इन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना कब नहीं रहेगा,
कब वो स्टेबल हो जाएगा? जब उनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और ये 8 इलेक्ट्रॉन की बात कहाँ से आई है? नोबल गैस को देख के। हीलियम के केस में क्या होता है? डुप्लेट की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टेट बोल देते हैं, ऑक्टेट। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट है सबका काम क्या होगा? जो भी हमारे कंबाइन हो रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे? कंबाइन क्यों हो रहे होंगे? क्योंकि वो अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन कंबाइन होगा तो क्या करेगा? फ्लोरीन के पास अभी बैलेंस सेल में कितने? 7। तो इसका काम क्या रहेगा कि भाई कैसे ही ना कैसे करके 8 करना है। जैसे ये हो गया हमारे पास। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर कितने? 4। तो अब क्या करेगा? कैसे ही वो लूज करे, गेन करे, शेयर करे, कैसे कर क्या करेगा? वो 8 करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? इनको नोबल गैस को देख के, भाई नोबल गैस को देख के हम लोगों ने क्या किया कि भाई जितनी भी हमारे पास जो 18 ग्रुप एलिमेंट को देख के उन्होंने क्या दे दिया? ऑक्टेट रूल दे दिया। तो ऑक्टेट रूल में सिंपल क्या है? एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कंप्लीट इट्स ऑक्टेट मतलब ये किससे रिसेंबल करने चाहिए? इनका जो बैलेंसी सेल जो आउटर मोस्ट सेल कॉन्फिगरेशन है, रिएक्शन के बाद क्या होना चाहिए? उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये हो गया। तो लूज करो, गेन करो, शेयर करो, तो इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो लूज गेन करने या शेयर करने की टेंडेंसी को हम लोग जो कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑक्टेट रूल में हम लोग डाल देते थे। तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो अब अगर हम लोग बात करें, मान लो कोई भी एटम है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा NaCl कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो NaCl, देखो Na की अगर हम लोग बात करें बच्चों, Na का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? Na का बैलेंस सेल कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3s1। इससे पहले क्या होता है? 2s2 2p6 3p0, ऐसा कुछ हो गया। और अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें बच्चों, क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन क्या होता है हमारे पास? 3s2 3p5। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करना है इनको। अब देखो आप खुद सोचो कि सोडियम है, सोडियम को अगर ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो अगर मैं 3 को अगर बैलेंसी सेल मान के चलो तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 6 यहाँ देना पड़ेगा और 1 इसके लिए देना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन। और हमें ये मालूम है बेटा कि क्या किसी एटम को हम 7 इलेक्ट्रॉन फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली दे सकते हैं क्या? आपको मालूम है कि भाई जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है सोडियम में। बाकी क्या होता है? बाकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड सेकंड में क्या होगा? एक नेगेटिव आ जाएगा तो वो उसको रिपेल करेगा तो एनर्जी और देनी पड़ेगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ तो और एनर्जी देनी पड़ेगी। 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ तो क्या आप 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करा पाओगे? अब मान लो आपने क्या कि नहीं सर हम तो कराएंगे, तो बेटा करा लो। लेकिन हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि जब ये बॉन्ड आप इसको आप 8-7 इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बना दे। अब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आपने एनर्जी भर भर के उसको दी, एनर्जी दी, फिर उसने इलेक्ट्रॉन गेन कराया, फिर एनर्जी दे दी, फिर आपने इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर एनर्जी दी, फिर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। आपने 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दी। आप इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड कराए थे? स्टेबल करने के लिए। और आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हो? उल्टा काम कर रहे हो, आप उसे एनर्जी दिए जा रहे हो। एनर्जी दोगे तो क्या उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी? तो नहीं बढ़ेगी। ये हमारे पास दिक्कत। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ना देके हमारे पास एक और प्रोसेस है कि हम लोग क्या करें कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें इसको। अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर निकाल लूंगा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब बैलेंसी सेल ये बन जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। आउटर मोस्ट सेल कौन सा बन गया? ये बन गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सोडियम क्या करेगा? सोडियम आसानी से 7 लेने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन, थोड़ी बहुत एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो सोडियम क्या करेगा बच्चों? सोडियम की अगर हम लोग बात करें, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मतलब सोडियम का एक, इसको हम डॉट से बनाते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे ही हमारे पास कहानी क्लोरीन के पास है। क्लोरीन के पास क्या होगा? 2s2 भी रहा होगा और 2p6 भी रहा होगा। या फिर 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसके भी 8 हो जाएंगे। या फिर हमें पूरा का पूरा 8 करना है तो 7 बाहर निकाल लो। 7 बाहर निकालना आसान काम है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान काम है? तो आप बोलोगे सर कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान काम है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो? स्टेबिलिटी की जगह उसको अनस्टेबल करते जा रहे हो क्योंकि एनर्जी देते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? वो वाला काम करेंगे जो प्रैक्टिकली फिजिबल है। तो फिजिबल क्या था कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना फिजिबल था एज कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करना। और इसमें क्या है? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन निकालने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना फिजिबल है। तो अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम सीधा बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं डॉट की जगह ऐसे स्टार से बना देता हूँ, क्रॉस से इलेक्ट्रॉन, कैसे ही बना लो बात बराबर है। तो 7 है, 2 4 6 और 1 ये 7 हो गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के पास क्या चार्ज आ जाएगा?
प्लस, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस टाइप का। तो अब ये जो आयन बन गए, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहा है तो उससे क्या होंगे, आयन जनरेट होंगे, और आयन जनरेट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, आयनिक बॉन्ड। तो इनमें जो अट्रैक्शन रहेगा, देखो इनमें क्या होगा, इनमें जो अट्रैक्शन आ रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बेटा ये जो ये बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये सिर्फ जो ऐसे ऐसे डैश 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 जो लाइन बना रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होगा, अब आगे समझ में, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज, एक एटम लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन, ये तो बचपन में ही पढ़ा है। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनायन। तो जब भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनायन कैटायन हमारे फॉर्म होंगे। और इन जनरल इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, मेटल्स, और इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, नॉन मेटल्स। जब भी हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा, इन जनरल में, हमेशा नहीं बात कर, जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो किस टाइप का रहेगा, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में कैटायन हमेशा मेटल का रहेगा और एनायन किसका रहेगा बच्चों, हमेशा किसका रहेगा, नॉन मेटल का, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ये सब काम क्या हो रहा है, इनके ऑक्टेट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। देखो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इसका अगर हम लिखें 2s2 2p6, ये हो गया, और इसका क्या हो गया 3s2 3p6। देखो सभी ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो भाई सही चल रहा है काम। तो ये क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो भाई दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। तो ये ऑक्टेट रूल के भाई इलेक्ट्रॉन लूज कराओ, गेन कराओ, कुछ भी करो। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया बच्चों, आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, एक ले रहा होगा एक दे रहा होगा। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, बस हमने ऑक्टेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये कर लिया कि भाई ऐसे हो रहा होगा। अब अगर हम जैसे बात करें बच्चों, जैसे मान लो F2 मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें, तो फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या रहता है, 2s2 2p5। दूसरा हमारे पास फ्लोरीन है 2s2 2p5। देखो यहां पे क्या होगा बच्चों, अब यहां इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही और एक ही, एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास 2s2 2p6 2p4 बन जाएगा, लेकिन ये 2s2 2p6 बन जाएगा। तो इसका तो अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, ध्यान देना बच्चों, अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, 2s2 2p4, ये क्या बन जाएगा 2s2 2p6। ये तो स्टेबल, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये तो चिल्लाने लगेगा भाई इसका तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, क्यों अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पे अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे या ले सकते, ये प्रोसेस हो सकता है। लेकिन इसका तो फायदा हो रहा है, इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया भाई, पहले भी इनकम्प्लीट था ऑक्टेट, अब भी इनकम्प्लीट है ऑक्टेट। तो ये इस टाइप की लेन देन वाला काम नहीं होने वाला, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब लूज नहीं करेगा, अब ये देगा नहीं, अब ये देगा नहीं तो क्या ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज गेन वाली प्रोसेस नहीं होने वाली, मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड वाला काम नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड वाला काम कब होगा, जब दोनों का फायदा हो रहा होगा, मतलब एक का लूज करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा, दूसरा गेन करने के बाद हो रहा होगा। क्या इसमें कोई इसका तो फायदा है, क्या इसका है, नहीं है। तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा भाई। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें कि अब ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए तो कैसे किया जाए, तो अब इन दोनों एटम ने सोचा कि भाई अगर मैं लूज करूंगा तो मेरा कोई फायदा नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक नया रास्ता निकाला। नया रास्ता क्या बोला उसे, उन्होंने क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं, जैसे मान लो सिंपल ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपको और आपके फ्रेंड को बिजनेस स्टार्ट करना है। मान लो बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लो अभी जो कोरोना चल रहा है, आप स्टार्टअप चालू करना चाहते हो, मान लो आप और आपका फ्रेंड, मान लो स्टार्टअप का सबसे मिनिमम प्राइस है 1 लाख रुपए में स्टार्टअप आपका स्टार्ट हो रहा है। अब मान लो आपके पास भी 50,000 रुपये हैं और आपके फ्रेंड के पास भी 50,000 रुपये हैं, आपके पास भी 50,000 हैं, उसके पास भी 50,000 हैं। अब क्या इंडिविजुअली क्या दोनों, अब
क्या आप अकेले, मान लो स्टार्टअप आपका 1 लाख रुपए में स्टार्ट हो रहा है, 50,000 आपके पास है और 50,000 आपके फ्रेंड के पास है, क्या आप अकेले स्टार्टअप स्टार्ट कर पाओगे? क्या कोई भी जो आपको बिजनेस करना है कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि चाहिए 1 लाख रुपए और आपके पास कितने हैं? 50,000। तो आप क्या करोगे? आपके फ्रेंड से आप बात करोगे, भाई एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई दोनों मिलके म्यूचुअल कोऑपरेशन से, मतलब दोनों क्या करते हैं, दोनों 50,000 रुपए लगाते हैं और जो सिंगल स्टार्टअप है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोनों। मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का 50-50% हो जाएगा। 50-50% हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्टअप भी स्टार्ट हो जाएगा और दोनों का काम भी चल जाएगा। ऐसे ही अब क्या होगा, मान लो आप लोगों, आपने और आपके फ्रेंड ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, आपने बिजनेस आपका चालू हो गया। अब मान लो आपके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं, रिश्तेदार आपसे पूछेंगे भाई ये बिजनेस किसने स्टार्ट किया, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली मैंने किया हो। आप तो नहीं बोलोगे भाई मेरा उसके साथ 50-50% की फ्रेंडशिप, वो सॉरी पार्टनरशिप है, ये सब है। तो आप क्या बोलोगे, ये बिजनेस मेरा है। ऐसे ही कहानी किसके साथ होगी, जब आपके फ्रेंड से उसके रिश्तेदार फ्रेंड वगैरह पूछेंगे भाई ये जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ये किसने किया है, तो वो क्या बोले, ऑब्वियसली मैंने किया हुआ है। वो ये थोड़ा बताएगा कि 50% मेरे फ्रेंड का है, ये पूरी कहानी तो नहीं बताएगा। ऑब्वियसली इन जनरल क्या बोल देगा, भाई ये मेरा स्टार्टअप है, मतलब ओबीएस है। तो आप क्या समझोगे, जैसे ही उसने बोला, जैसे ही आपके फ्रेंड ने बोला या आपने अपने रिश्तेदारों से बोला कि ये स्टार्टअप मेरा, तो अब वो समझ जाएंगे भाई स्टार्टअप में 1 लाख रुपए लगे, मतलब 1 लाख रुपए इसी के हैं। मतलब इनडायरेक्टली क्या किया आपने, 50,000 रुपए लगाए थे, लेकिन आप दूसरों को कितना बता रहे हो, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपके फ्रेंड ने भी कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब दोनों का म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब बाहर वालों को कैसा लग रहा है, बाहर वालों को ये थोड़ा मालूम कि ये म्यूचुअल कॉपरेशन है कि वजह से 50-50% बाहर वालों को बस ऐसा लग रहा है कि जो आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव है, जो आपसे ताल्लुक रखते हैं, वो उनको तो ऐसा लग रहा है कि भाई 1 लाख रुपए इसी के हैं। ऐसे ही कहानी किसके साथ चल रही है, आपके फ्रेंड के साथ चल रही है। मतलब काम दोनों का बन गया, आधे आधे पैसे लगे और नाम पूरा हो रहा है। ऐसे ही काम किसमें होता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड में। मतलब इसमें क्या होगा, अब ये दोनों आइटम क्या होंगे, थोड़ी चालाकी दिखाएंगे। जैसे आपने और आपके फ्रेंड ने क्या किया बच्चों, आपकी और आपके फ्रेंड ने आधे पैसों में भी आपने पूरा नाम ले लिया कि भाई स्टार्टअप मेरा। ऐसे ही ये लोग क्या करेंगे, ये दोनों है फ्लोरीन एटम। अब ये क्या करेंगे, अब ये थोड़ी मीटिंग करेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से तो कोई कहानी हो नहीं पा रही है, तो अब क्या किया जाए। तो इन लोगों ने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि जब कोई बाहर जो इन्फेक्शन करने आएगा, जो देखने आएगा भाई ऑक्टेट है या नहीं, तो हमें दिखाना कैसा, ऑक्टेट कंप्लीट है, हमें ऐसा दिखाना है। अब वो कैसे हुआ वो हमें ज़्यादा उतनी डिटेल में नहीं देखना है। उन्होंने क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम लोग बाहर वालों को ऐसे दिखाते हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बाहर वाले थोड़ा अंदर घुस कर देखेंगे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ज्ञान हुआ। तो अब इन्होंने क्या किया कि दिखावे के लिए इन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं कि भाई इस फ्लोरीन से बोलता है कि भाई ऐसा करते हैं कि अपन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ना तुम हमें दो ना मैं तुम्हें दूंगा। बस ऐसा करते हैं कि जब कोई मेरा ऑक्टेट देखने आएगा, जब कोई मेरे पास आएगा तो मैं आपका इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा, और जब आपका कोई देखने आया तो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन दिखा देना, तो दोनों काम बन जाएगा। तो अब ऐसा कब हो सकता है, जब म्यूचुअल शेयरिंग हो। तो उन्होंने क्या किया, दोनों एटम ने क्या किया बच्चों, एफ एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, देखते हो यहां पे प्लस, ऐसा हो गया। अब ऐसे ही जैसा हमारे पास हुआ, तो अब देखो यहां पे बच्चों कि ये जो, अब इसको हम लोग कैसे बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करो, जब जैसे ही कोई मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा, आपका इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा। तो मतलब ये इसी कितने हो गए है, लेकिन ये इसी का, लेकिन ये इसके साथ दिखा रहा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट इसके साथ आ गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ इन्वॉल्व हो गया, फ्लोरीन के साथ है, लेकिन ये इसी एटम का, ये जो आपका जो डॉट जो स्टार, ये जो स्टार वाला एटम है इसी का। लेकिन क्या होगा, जब हम इसको काउंट करने जाएंगे तो ये इसके साथ दिखा देगा। ऐसे ही जब हम इसके पास जाएंगे, भाई दिखाओ भाई आप फ्लोरीन आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या करेगा, इस वाले एटम को दिखा देगा, इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को दिखा देगा। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई। बाकी ये जो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इनमें कोई शेयरिंग नहीं हुई। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब उसके लिए बात आएगी तो हम उसमें दिखा देंगे, और जब इस वाले एटम के लिए आएगा तो ये इसका हो जाएगा, और जब इसके लिए आएगा तो इसका हो जाएगा। तो ये हमारे पास बात चली। मतलब इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, एफ, और ये जो शेयरिंग वाला है किसको हम लोग, ये कनेक्टिंग बॉन्ड से बना दें, कनेक्टिंग लाइन से, ये फ्लोरीन। अब ये जो होगा 1 2 3 4 5 6 स्टार 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 स्टार, आगे समझ। अब यहां देखो बच्चों, आप यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो लाइन है, ये क्या बता रहा है, हमारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है, शेयर्ड। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो शेयर्ड, जो हमारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम लोग बात करेंगे। और ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सब इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलेंगे, अनशेयर्ड, मतलब वैलेंसी शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो गए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। शेयर्ड पेयर्ड और अनशेयर्ड क्या होते हैं, बैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा कि फ्लोरीन में कितने कितने इस एक फ्लोरीन एटम में कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे एक शेयर हो रहा है, बाकी 6 हमारे अनशेयर्ड है। तो इन्हीं अनशेयर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लॉन पेयर। लॉन पेयर, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर मतलब कौन से होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लॉन पेयर। तो क्या लिखोगे बच्चों, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे आप इसमें, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लॉन। जब भी आपसे लॉन पेयर की बात होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे आपसे पूछा कि फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितने लोन पेयर हैं, फ्लोरीन पे लोन पेयर को एलपी से कितना बन जाएंगे, 3 मतलब 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वही आपसे बोला है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब बॉन्ड कितना है, तो एक ही बॉन्ड बनाया हो बॉन्ड, और या फिर हो सकते हैं हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे, बॉन्ड कितना हो जाएगा, बॉन्ड अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बॉन्ड। बॉन्ड कितना बना बच्चों हमारे पास, इसमें 1 आया। और आपसे बोला कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, अगर आपसे पूछा है कि 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुई, एक इसका हुआ एक इसका हुआ, ऐसे और ये ऐसे। तो अब इस फ्लोरीन से पूछा जाएगा भाई कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी ऑक्टेट दिख रहा है, मतलब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के, जब इसके पास जाओगे तो ये गिनवा देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आया समझ में। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मैनिपुलेशन किया, भाई शेयरिंग हो गई कि जब मेरे पास कोई आया तो मैं तुम्हारा बता दूंगा, तुम्हारे पास कोई आया तो मेरा बता देना। आया समझ में। तो ये क्या होगा हमारे पास, म्यूचुअल शेयरिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, इससे जो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा हम लोग डिटेल में लिख लेते हैं, आयनिक बॉन्ड हम लोग देखेंगे बाद में, जैसे थोड़ा बहुत। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात किया है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें केमिकल बॉन्ड formed by the mutual sharing of electron between 2 एटम्स। सिंपल है, ऐसा केमिकल बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, ऐसा केमिकल बॉन्ड बच्चों जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से क्या हो रहा है हमारा, फॉर्म हो रहा है 2 एटम के बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर हम लोग बात करें कि कोवेलेंट बॉन्ड की, अगर हमारी बात चल रही, कोवेलेंट बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम लोग देखें तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास कौन कौन सा होता है, सिंपल हम अगर हम लोग बात करें, पहला होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, सिंगल बॉन्ड। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिंगल बॉन्ड को इससे, इसमें क्या होगा, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर बाय दी ईच एटम। सिर्फ क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर हो रहा होगा। अब हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड किससे डिनोट करते हैं हम लोग, दो बॉन्ड से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होगा, एटम विल, ईच एटम बोल सकते हैं, ईच एटम विल शेयर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक एटम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। एक क्या होता है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 बॉन्ड। तो हर एक एटम कितने, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन का शेयरमेंट कितना शेयर हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। एक हमेशा जब भी एक बॉन्ड आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। जब भी आपने एक बॉन्ड बना दिया, जैसे मान लो आपके ए और बी के बीच में 3 बॉन्ड है, मतलब इसका भी एक रहा होगा। ए एटम ने कितने, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, बी ने भी कितने दिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आप सोचें कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो, 1 2 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, इसमें 6 हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इसके टोटल। अगर आपसे ऐसा पूछे कि ए एटम ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, ए एटम ने 3 किए होंगे। बी ने कितने किए होंगे, बी ने भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया, 3 इसने किए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो लैंग्वेज पे आप ध्यान देना बच्चों कि वो ए एटम की बात कर रहे हैं कि बी की बात कर रहे हैं, कि आपके पास ये क्या हो गया, या टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें। अगर आपसे बोल दिया कि कोई एटम 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, मतलब कोई मॉलिक्यूल है 5 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए, तो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे बोल दिया कि कोई एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में टोटल 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब कितने आए होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, 10 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए होंगे। अगर आपसे बोल दिया कि ए एटम ने 5 बॉन्ड बनाए हैं, ए एटम ने 5 बॉन्ड बनाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन, ए एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, तो ए एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे। आगे समझ। तो अब अगर मैं यहां पे बात करा तो कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया बच्चों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे पर एटम, 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम। पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, 3। अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कितने आ जाएंगे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हम लोग बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लुईस ऑक्टेट की हम लोग बात कर रहे थे। लुईस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबका काम क्या है बच्चों, सबका काम है ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो उसी की कड़ी में हम लोग और एक आध दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट, कौन सा, सेकंड, ये थर्ड ले लेते हैं। तो थर्ड में अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो आपको दे दिया O2 मॉलिक्यूल, O2 दिया हुआ है। अब O2 की अगर हम लोग बात करें, देखो ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के अगर हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें 2s2 2p4। अब दिक्कत क्या होगी, ऑक्सीजन के पास कितने होगा बच्चों, 6 2 ऑक्सीजन, ऐसा आ गया। अब देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये मान लो इसने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, इसमें 4 बच रहे होंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, तो फिर कहानी हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट करना है। अब ऑक्टेट सबका कंप्लीट करना है तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अब बात क्या होगी कि भाई ऐसा करो कि इसके पास कितने, 6 हैं, 6 हैं, और 6 से कितने चाहिए, 8 चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे एटम के साथ है कि भाई ये दोनों के दोनों कोई इलेक्ट्रॉन लूज गेन करने को कोई भी तैयार नहीं, ना ये लूज करने को तैयार है, ये गेन कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार नहीं, क्योंकि जो भी लूज करेगा उसका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होगा, जब कोई लूज करने को तैयार नहीं, तब किसकी बात आएगी बच्चों, शेयरिंग की। अब बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएं। देखो इसके पास कितने, 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी, और जितने हमेशा याद रखना है, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उतना ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। जैसे मान लो अगर सामने वाला 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं तो सामने वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर पार्टनरशिप चल रही। अगर आप 50,000 रुपये लगाओ तो आपका फ्रेंड भी 50 लगाएगा। मान लो आपने होशियारी कर दी 40,000, तो आपका फ्रेंड भी 40 लेगा, क्योंकि भाई बात चल रही है म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की इक्वल शेयरिंग की बात चलती है कोवेलेंट बॉन्ड में। अब इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पार्टिसिपेट कराऊंगा शेयरिंग में, तभी कोई सामने वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन, जब वो सामने वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतनी ही शेयरिंग होगी। जैसे मान लो फ्लोरीन में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था तो 1 ही शेयर हुआ था। ऑक्सीजन में कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, तो कितने शेयर होंगे, 2 होंगे। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, अगर मैं यहां पे लिखता हूं ऑक्सीजन, यहां पे लिख दिया हूं मैंने ऑक्सीजन,
तो जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे उतनी की शेयरिंग हुई होगी। तो देखो होगा इसके 8, 6 और 2 8, ऐसे ही मैं इसके साथ कर देता हूँ। देखो ये अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन कितने पेयर शेयर हो गए, हमारे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, मतलब 2 कोवेलेंट डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये कैसे बना दोगे आप, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे अब ये क्या बन जाएंगे बच्चों, इनको बोल देंगे हम लोग लोन पेयर। ऐसे ऐसे बना दिए, अच्छा लगता है दिखाने में ऐसे। तो ये क्या बन गया बच्चों हमारा डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया एलपी, ये लोन पेयर लोन पेयर। अगर आपसे पूछा कि O2 में कितने लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर में हम सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट, अब ये नहीं बोलने लगना कि सर ये तो ये है और शायद जो इनर्ट सेल हैं, जो इनर्ट सेल है, इनर्ट सेट में भी तो इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो हमारे पार्टिसिपेट करें। कभी भी हमारे जो सिर्फ कौन से बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो उन्हीं में अट्रैक्शन कम लगता है, तो क्या होता है वही अनस्टेबल ज़्यादा रहते हैं। जो इनर्ट सेल वाले रहते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन का है 1s वाला जो रहा हो 1s2 रहेगा, 1s2 में क्या होगा ऑलरेडी वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से वो स्टेबल है। ये हमारे क्या होगा, इनमें थोड़ी अनस्टेबिलिटी थी, तो क्या हो रहा है कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होने के बाद देखो इसके भी देखो, अब आपसे पूछा कि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 4 ये तो दिख ही रहे हैं। अब आप मैं इस एटम से पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ आपका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, तो ये क्या करेगा, बोलेगा देखो सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये होगा, 2 ये होगा, 4, एक बॉन्ड ये बनाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये भी मेरे ही है बोलेगा, और ये बॉन्ड बनाया तो ये भी मेरे, तो ये टोटल इसके पास कितने हो गए, 2 लॉन पेयर हैं और 2 बॉन्ड, 2 4 6 8। बोला ना कि जब आपसे पूछा जाएगा ये बिजनेस किसका है, तो आप बोलोगे ये पूरा मेरा है। ऐसे ही एटम को भले ये म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म हुआ, लेकिन जब आप इसके ऑक्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाओगे तो ये गिना देगा कि भाई इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होगा 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 लॉन पेयर कितने होगा 8, ऑक्टेट कंप्लीट। चलो भाई आपका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही हम इसके पास जाएंगे तो यही बोल देगा हाँ मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, खत्म हो गई कहानी। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ थर्ड N2, अगर मैं N2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कॉन्फिगरेशन क्या होता है 2s2 2p3। अब आप देख के ही बता दो कि दोनों नाइट्रोजन तो कोई लूज नहीं करेगा। आप बता दो कि इसको कितने शेयर करने पड़ेंगे, 3, जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे होंगे उतने ही शेयर करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे उतने ही शेयर करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 2 5 है, 8 चाहिए, 3 कम पड़ा, तो ये कितना बढ़ेगा 3 शेयर करेगा। तो नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो तो कितने बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा। ऐसे देख लो आप। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, देखो शेयरिंग की बात करूँ तो कुछ ऐसी शेयरिंग हो रही होगी। देखो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही उसके, तो कैसा बन जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन के बीच क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और एक लोन पेयर। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोला मतलब 2 को 1 काउंट करना है, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकेला बोला तो कितने, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला तो 1 2 3 4 हो गए पूरे N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, और आपसे बोला है कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और आपसे बोला कि एक नाइट्रोजन ने कितने शेयर किए, तो एक नाइट्रोजन ने 1 2 3 शेयर किया, आगे समझे। अब आपसे बोला कि ऑक्टेट की बात करो तो 2 यहाँ होगा, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 8, ऐसे इसके 3 यहाँ के, 2 यहाँ से, और 3 बॉन्ड मतलब 6, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। जब भी आपसे बात की जाएगी तो हम लोग ऐसे कर रहे होंगे। अब देखो अगर हम लोग बात करें सेकंड, फोर्थ हो गया, मान लो फिफ्थ आपसे बोल दिया H2, तो H2 में क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए हम लोग किसकी बात करेंगे, डुप्लेट हीलियम। हाइड्रोजन किसको अचीव करेगा, जो भी अपना एटम रहता है वो नियरेस्ट नोबल गैस को अचीव करता है। हाइड्रोजन किसके नियरेस्ट है, हीलियम के। तो क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन के पास एक था, एक इसके पास था, तो बोलो भाई चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों को ऑक्टेट, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट करें। डुप्लेट कंप्लीट कराने के लिए क्या होगा, ऐसे कुछ बन जाएगा ये, तो इतना आ जाएगा इसमें HH। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिक्स्थ, CH4 बनाना होता, अगर मैं CH4 की बात करूँ तो CH4 में क्या होगा कि कार्बन का कितना है, कार्बन का है मेरा 2s2 2p4 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है बच्चों, हाइड्रोजन है मेरे पास 1s1। हाइड्रोजन को 1 शेयर करना है और कार्बन को 4 शेयर कराने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस सेल में कितने हैं, बैलेंस सेल में 2s2 सॉरी
2p2। वैलेंस शेल में 4 हैं तो जितने कम पड़ रहे हैं उतने शेयर कराने पड़ेंगे। तो कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 और चाहिए। अब अगर एक हाइड्रोजन आया तो एक ही शेयर हो पाएगा, तो अब क्या करेगा, वो हाइड्रोजन से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप जैसे 3 और ले आओ। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, 3 और जुगाड़ करेगा। चलो भाई ऐसा करते हैं कि एक कार्बन है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कराने हैं, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी क्या है, मेरे पास एक ही शेयर करने की कैपेसिटी, तो क्या होगा, वो 3 हाइड्रोजन को और लेके आएगा। तो कितने हो जाएंगे टोटल मेरे पास हाइड्रोजन, कितने हो जाएंगे बच्चे, 4 हाइड्रोजन आके इससे कंबाइन हो जाएंगे, कुछ ऐसा। क्योंकि एक हाइड्रोजन की कैपेसिटी कितनी है, एक ही कम। तो इस हाइड्रोजन का देखो ऐसे बनाओगे तो इसका डिप्लीट कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये आपने 10th में बहुत काम किए होंगे इस टाइप के। और ऐसे बना दोगे तो ये कार्बन का हो गया कंप्लीट। देखो कार्बन के भी काम चल रहा है, तो कार्बन ने कितना बना दिया बच्चों, 1 2 3 4 बन गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बच्चों 6th 7th आप ये होमवर्क हो जाएगा H2। 7th के बाद 8th NH3। 9th आ जाएगा मेरे पास, 9th हो जाएगा मेरे पास PCl3। 10th हो जाएगा HCl2। 10th 11th HNO2। 12th बन जाएगा, 12th ले लो आप C2H6। 13th ले लो आप C2H4। देखो ये मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास क्या होगा, देखो इसमें क्या है C2H6, तो इसमें मैं एक ले लेता हूँ PCl5 में ले लेता हूँ, बाकी आप सुनना। तो PCl5 देखो फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3H2 3p3, और क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3H2 3p5। इसको एक चाहिए, इसको 3 चाहिए। तो क्लोरीन कितने शेयर का, सॉरी फॉस्फोरस को कितने 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा 3 शेयरिंग माननी पड़ेगी। अब क्लोरीन की कैपेसिटी क्या है, एक ही शेयर करने की, मतलब क्या करेगा फॉस्फोरस, क्या करेगा फॉस्फोरस 2 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेगा 3 क्लोरीन लेके आ जाएगा। क्लोरीन को एक ही शेयर करना है। देखो तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, इससे क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और बाकी ये ऐसा बन जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, ये P के पास एक लोन पेयर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऐसा बन जाएगा। तो देखो सेंटर में कौन सा आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, P को हम लोग क्या बोल देंगे सेंटर एटम। सेंटर एटम कौन सा रहेगा, जो बीच में आ रहा होगा, सभी एटम उससे मैक्सिमम एटम हमारे उससे कनेक्ट हो रहे होंगे। तो P को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, P को देखो P को हम लोग क्या बोल देंगे, P को हम लोग, और ये बताओ P को हम लोग क्या बोलेंगे सेंटर एटम। देखो सेंटर एटम बनने के लिए क्या होनी चाहिए खासियत, मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कितने एक बॉन्ड वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे हाइड्रोजन की कोवैलेंसी एक होती है, ऑक्सीजन दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन 3 शेयर करता है तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 हो जाएगी। हमारे पास कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 कोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दी एटम। कोई भी एक एटम जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनाएगा, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 कम पड़ा तो 4 कोवैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी से कभी भी हम हाइड्रोजन को सेंटर एटम नहीं बना सकते, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो बहुत ज्यादा बॉन्ड बना रहा होगा, तो वो तो अब सेंटर एटम में आप कौन सा रखना चाहोगे, सेंटर एटम में आप वही एटम रखना चाहोगे जो बहुत सारे एटम से कंबाइन हो सकता है। मान लो आपने ऐसा ले लिया जो एक से ही कंबाइन हो, तो वो हमेशा कॉर्नर पे ही आएगा। तो सेंटर एटम बनने के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कोवैलेंसी होनी चाहिए। और एक दो पॉइंट और रहते हैं, एक तो हमारे पास
मैक्सिमम कोवेलेंसी हो गई। और अगर मैं बात करूं और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है, तो एक क्या हो जाता है, लेस इन नंबर में भी कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लेस EN, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हम लोग बात करेंगे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होती है ये। अब जो लेस, अब सेंटर में रखना है तो सेंटर में कौन सा होना चाहिए, अब सेंटर में 8-10 आइटम है तो वो सेंटर में तो आएंगे नहीं, कहीं इनके बीच यहाँ कहीं कॉर्नर वगैरह में पड़े होंगे। लेस नंबर में, जैसे वो PCl5, इसकी बॉन्ड भी 3 बनाता है और ये हमारा सबसे कम भी है, तो ये हो जाएगा सेंटर एटम। ऐसे SnCl2 की बात करें, सेंटर एटम कौन सा रहेगा, सेंटर एटम हमारा क्लोरीन रहेगा, सल्फर, क्योंकि क्लोरीन तो एक बॉन्ड बनाता है और 2 एटम है, क्लोरीन सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा और कम नंबर में, तो सेंटर एटम इसमें ये हो जाएगा। जैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में सेंटर में कौन सा आएगा, NH3। तो ये आप याद रखेंगे कंडीशन फॉर, वैसे आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग इतने सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो देखते ही पड़ जाएगा कि ये हमारे पास सेंटर एटम आएगा। तो सेंटर एटम हमेशा क्या कौन सा रहेगा, जो मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम बॉन्ड बनाए, लेस नंबर में हो। अब आपने बहुत सारे नंबर में तो हम फिर नहीं ले पाएंगे। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, कहीं डाल लेना, सेंटर एटम डिसाइड करने। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम लोग ईथेन बोलते हैं, इसको हम लोग इसको ईथेन बोलते हैं, इसको ईथीन बोलते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ये हो गए। और इसमें आप ये क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास होमवर्क हो गए, ये हमारे पास होमवर्क है, ये आपको करना है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, आपको स्ट्रक्चर इन सबके ड्रॉ करने। चलो एक आध और ले लो, एक ये ले लो, 13th 14th CO2। सब में आपको कोवलेंट बॉन्ड कितने आ रहे हैं, कितने लोन पेयर आ रहे हैं, कौन से एटम ने कितने कितने शेयर किए, क्या क्या कोवलेंट, सब आपको बताना है इन सब में। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास, ये सब क्या हो गया हमारे पास, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने भी उस टाइम हमारे मैक्सिमम कंपाउंड थे सभी की सभी हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि ये कौन कितनी शेयर कर रहा है, कैसा इसका किस टाइप की बॉन्ड बना रहा है, कैसा कोवलेंट बॉन्ड है कि आयनिक बॉन्ड है, कितनी शेयरिंग हो रही है, और सभी की स्टेबिलिटी हमारे पास आ रही थी। अब लेकिन दिक्कत क्या हो रहा था कि इसकी लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे नए नए कंपाउंड हमारे डिस्कवर हो रहे थे या फिर हमारी लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो रहे थे, तो क्या होता है, ये ऑक्टेट रूल को वो थोड़ा क्या कर रहे थे, लिमिटेशन की साइड ले जाते थे। मतलब क्या हो रहे थे कि हर एक कंपाउंड में हमारा ऑक्टेट रूल नहीं लग पा रहा था। अब एक्चुअली क्या हुआ कि अभी तक जब ऑक्टेट रूल का इंट्रोडक्शन आया था, मतलब ऑक्टेट रूल आया था, उस समय क्या था कि नोवल गैस हमारी जो थी, नोवल गैस क्या थी, नोवल गैस रिएक्ट नहीं करती थी। रिएक्ट मतलब ऐसे कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे कि भाई ये रिएक्ट करें। तो अब दिक्कत क्या हुआ कि अब नोवल गैस रिएक्ट नहीं कर रही, तो हम लोगों ने उनकी अकॉर्डिंग बोल दिया कि भाई जो इनके कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेगा, जो भी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, वो स्टेबल बन जाएगा। अब लेकिन दिक्कत क्या हुई, जैसे जैसे हमारे पास डेवलपमेंट हुआ तो कुछ नोवल गैस हैं, नोवल गैस भी रिएक्ट करने लगी। जैसे आपने देखा कि अभी जिनोन और रेडॉन के भी हमारे कुछ कंपाउंड आए, कुछ क्रिप्टॉन के भी कुछ कंपाउंड हमारे लेबोरेटरी में जनरेट होना चालू हो गए। सिर्फ हमारे पास हीलियम, नियोन और आर्गन ऐसे हैं जिनके कंपाउंड अभी मिल नहीं रहे हैं, मतलब इन प्रेजेंट अभी हमारे पास नेचर में, मतलब हम लोग अभी सिंथेसाइज नहीं कर पाए। बाकी हमारे पास जिनोन हो गया, रेडॉन हो गए और क्रिप्टॉन हो गए, इनके कंपाउंड हमारे पास हम लोगों ने सिंथेसाइज कर लिए। तो अगर एक्चुअली क्या था कि उस समय क्या था, जब ये ऑक्टेट रूल आया था, उसी के बाद क्या थे हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बार्कलेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट नोवल गैस का एक कंपाउंड उन्होंने डिस्कवर कर दिया था। मतलब क्या किया था, उन्होंने लेबोरेटरी में जनरेट करा दिया था। एक कंपाउंड है, उन्होंने क्या किया, O2 की रिएक्शन किससे कराई थी, PT, बस ये PTF6। तो ये जो कंपाउंड बना था O2 PTF6, ऐसा कुछ बन गया था। अब एक्चुअली क्या था, O2 होता है, O2 की जो आयनेशन एनर्जी रहती है वो अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर होती है, जो आयनेशन एनर्जी ऑफ O2 अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर रहती है, आयनेशन एनर्जी ऑफ Xe, हीलियम के बराबर, सॉरी जिनोन के बराबर रहती है। और जिनोन के बराबर हमारे पास, जिनोन के बराबर रहती है, तो मतलब अगर O2 इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा तो उन्होंने देखा कि शायद जिनोन भी रिएक्ट कर जाए। जैसे ही उन्होंने जिनोन को रिएक्ट कराया, ये उसने बना दिया XCPTF6, ये आ गए।
तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात, अभी तक तो क्या चल रहा था बच्चों, अभी तक हमारा ये मानना था कि जो नोवल गैस हैं वो तो रिएक्ट करती नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड के डिस्कवर होने के बाद, दिक्कत क्या हो गई कि जो हमारी थ्योरी थी कि भाई नोवल गैस रिएक्ट नहीं करेंगे, नोवल गैस भी रिएक्ट करने लगे। और आजकल तो जिनोन के बहुत सारे XeF2, XeF4, XeF6, XeO4, XeO3, XeOF2, ऐसे ढेर सारे कंपाउंड हैं जो नेचर में अभी हम सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, नेचर में बना पा रहे हैं। मतलब और भी हमारे पास जो रेडॉन के भी आ गए हैं, हमारे पास क्रिप्टॉन के भी थोड़े बहुत कंपाउंड आ गए हैं। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये होने लगी भाई, जो हम लोग जो बेस मान के चल रहे थे कि भाई ये नोवल गैस है वो तो रिएक्ट करती। देखो एक्चुअली क्या था कि अगर बोला जाए कि 18 ग्रुप को नोवल गैस बोलना चाहिए कि इनर्ट गैस, इनर्ट मतलब जो कभी रिएक्ट ना करे। इसलिए क्या होता कि पहले क्या था कि नोवल 18 ग्रुप को हम लोग इनर्ट गैस बोलते थे, लेकिन सही एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए, नोवल गैस। नोवल गैस मतलब क्या हो, सर्टेन कंडीशन के बाद, ये सर्टेन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ, तो ये जो नोवल गैस है वो भी रिएक्ट करना चालू करती हैं और हमारे कुछ ना कुछ कंपाउंड वो बना देती हैं। तो ये जो हमारा जो कंपाउंड था XCPTF6, ये कौन सा था, हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फर्स्ट हमारे पास नोवल गैस का कंपाउंड था जो हमारा सिंथेसाइज हुआ था। तो अब अगर हम लोग बात करें कि, तो अब ये जो हमारे पास 8 नोवल गैस वाला जो था कि ऑक्टेट रूल वाला, वो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डगमगाने लगा कि भाई अब जो जिसको हम बेस मान के चल रहे थे उन्हीं ने खुरापाती दिमाग चला दिया, जिसको हम स्टेबल मान के चल रहे थे वही रिएक्ट कर रहे हैं। जब वही रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर हम लोग ये जो इतना सा ऑक्टेट रूल पड़ा हुआ है, फिर ये तो हमारा कहीं ना कहीं दिक्कत कर देगा। तो अब क्या हुआ कि ये तो था ही कि नोवल गैस ने भी रिएक्ट करना चालू कर दिया, और ये जो कंपाउंड जो बनाया था वो उनका साइंटिस्ट का नाम क्या था, बार्टलेट नाम के कोई साइंटिस्ट थे। उन्होंने फर्स्ट नोवल गैस का जो कंपाउंड था उसको उन्होंने सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में। तो ये भी बाद में ये भी आ गए। तो भाई जितना इतना भौकाल मचा के रखे थे कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, नोवल गैस को अचीव कर लेगा, तो नोवल गैस खुद ही रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना रही है। तो अब उसके लिए हम लोग नई थ्योरी बढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हम लोग देखेंगे क्या होती है। तो अब ये लिमिटेशन ये आया कि भाई, पहली लिमिटेशन क्या है कि भाई हमारे पास जो नोवल गैस को हम जो बेस मान के चल रहे थे वही हमारा रिएक्ट करके कंपाउंड बनाने लगा, तो फिर तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी वाला जो बेस था वही हमारा डिस्कार्ड हो गया यहाँ पे। और अगर हम लोग बात करें और भी हमारे पास थे कि मान लो कुछ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कंपाउंड अगर रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था लेकिन वो स्टेबल थे। हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि भाई जो कंपाउंड स्टेबल, जो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा वही स्टेबल तो रहेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कुछ कंपाउंड ऐसे थे कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले भी क्या हो रहे थे, हमारे स्टेबल हो रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में हमारे पास हम लोगों ने दो टाइप की, एक तो ये हो गया कि हमारे जो पहला लिमिटेशंस क्या हो जाएगी, जो नोवल गैस को हम लोग स्टेबल मान के चले तो वही हमारी रिएक्ट कर रही हैं, तो जिसको हमने बेस माना था वही दिक्कत हो गया। सेकंड हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में हम लोग बोल सकते हैं एक होता है हमारे पास हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड मतलब क्या हो, ऐसे कंपाउंड जिनके ऑक्टेट में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में क्या हो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हाइपोवैलेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2। BeCl2 की बात करें तो BeCl2 क्या होता है, ऐसे बनाता है ClCl। एक और हो जाएगा हमारा BH3 भी हो सकता है। अगर हम लोग BH3 की बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग BH3 की बात करें तो BH3 क्या बन जाएगा हमारे पास, बोरॉन 3 हाइड्रोजन, कुछ इस टाइप का। अभी देखते जाना, एक हो गया हमारे पास BCl3, देखो इस टाइप की AlCl3 और भी बहुत सारे कंपाउंड। अब देखो अगर आपसे बताया कि इस बेरिलियम के ऑक्टेट में कितने कंपाउंड, कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे सर 2 बॉन्ड बनाए मतलब कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से कम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिनके बैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें कितने हो जाएंगे, 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मतलब
6 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंसी में 6 हो गए, इसके भी 6। तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट बोलेंगे मतलब जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम, ये भी स्टेबल है बेटा, ये भी हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ये सब क्या होगा, ये हमारे क्या होगा, हाइपोवैलेंट हो गए। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक और होता है हमारे पास बच्चों, कौन सा, हाइपर वैलेंट। हाइपो और हाइपर, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपर वैलेंट कौन से हो जाएंगे, हाइपर वैलेंट कंपाउंड कौन से हो जाएंगे, मोर देन लेस देन 8 आएगा, 8 आएगा बच्चों, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। जब वैलेंसी सेल में क्या हो जाए बच्चों, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे PCl5। PCl5 में कैसे बनता है, फ्लोरीन क्लोरीन 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 क्लोरीन, ऐसे। तो इसके वैलेंसी सेल में कितने हो गए फॉस्फोरस के, जल्दी बताओ, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। SF4 बन गया। SF4 में क्या आ गया बच्चों, कैसा रहता है, 4 आते हैं, ऐसे बना दो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, 4 ये आते हैं और इसके पास कितने आते हैं, 2 लोन पेयर आते हैं। ये पढ़ेंगे कैसे 2 लोन पेयर हैं, बस ये याद है, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 10 और 2 12 हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। 2 लोन पेयर है, वो कैसे बनता है स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे, आ जाएगा आराम। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे IF7 दे दिया, IF7 दे दिया, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे बच्चों, यहाँ पे बन जाएंगे कितने, 7 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए बच्चों इसमें, 7 बॉन्ड मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। देखो बात चल रही थी ऑक्टेट की, और ऐसे बहुत सारे ढेर सारे कंपाउंड हमारे पास पड़े हैं जिसको, जो हमारे क्या होते हैं, हाइपर वैलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन रिच बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब क्या हो जाएंगे, जिसके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो हाइपो मतलब ऑक्टेट जो है उससे कम इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम तो हाइपो, और 8 से ज़्यादा तो हाइपर। ये हो गए हमारे पास। तो ये भी एक तो ये हो गया कि भाई जो नोबल गैस है वही रिएक्ट करना चालू हो गए, बहुत सारे ढेर सारे कंपाउंड नोबल एटम है, नोबल गैस एटम है, उनके कंपाउंड हमारे बना रहे हैं। सेकंड क्या होगा कि जो ऑक्टेट वाली आप लोगों ने थ्योरी दी थी कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये 8 से कम वाले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 8 से ज़्यादा वाले भी कर रहे हैं। कम वाले को हम लोगों ने एक नई कैटेगरी डाल दी, क्या डाल दी बच्चों, हाइपोवैलेंट, और कम ज़्यादा वालों को हाइपरवैलेंट। अब अगर हम बात करें, कुछ हमारे पास नेचर में ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, एक स्यूडो नोबल गैस होता है, तो उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी, जैसे हम लोगों ने हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट देखा है कि वो भी हमारे ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहते हैं, मतलब ऑक्टेट या फिर ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। ऐसे हमारे पास क्या होती है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो अगर आपसे ये पूछा कि कौन सी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो आप क्या करो, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन उसमें काउंट कर लो, अगर और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हमारे ऑड आ रहे हैं तो कभी वो पेयर में नहीं आ पाएंगे। देखो हम लोगों ने देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर वो लॉन पेयर के फॉर्म में रहेंगे या फिर बॉन्ड पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो हमारे पास अगर कोई भी स्पीसीज, अगर मान लो जैसे आपसे बोल दिया कि H2O ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चे उसमें। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 2, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, हाइड्रोजन 2 एटम है तो 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो 8 इवन है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नहीं आएगा। जैसे मान लो आपसे बोल दिया है कि HNO2 ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं, तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। हाइड्रोजन में 1, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 टोटल इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, सॉरी इसमें 8 रहते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 10 आएगा। 8 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 6 + 16 कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो हमारे पास, ऑड हो, तो वो क्या बनता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। और जो भी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रहेगा वो कभी भी हमारा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। देखो ऑड रहेगा तो ऑड मतलब क्या होगा, कभी पेयर में नहीं आएगा। देखो जो हमारे ऑड नंबर होते हैं कभी आप पेयर नहीं कर सकते। जैसे आपके
6 2 है, 2 में क्या हो जाएगा, एक का एक पेयर बन जाएगा। 4 में कितने का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा। अब आपसे बोल दिया 5, तो 5 में क्या मैं पेयर बना सकता हूँ, 5 में क्या होगा, दो पेयर आ जाएंगे, एक दो पेयर होगा और एक सिंगल डॉट बचा रहेगा। तो जितने भी हमारे पास ऑड रहते हैं, ऑड में क्या होगा, कभी भी पेयर में नहीं आ पाएगा। जैसे मान लो कि आपसे बोल दिया कि 50, तो 50 में आप कितने पेयर बना लोगे, दो के। 25 आपसे बोल दिया 51, तो 51 में क्या होगा, 25 पेयर बन जाएंगे दो के और एक सिंगल बचा रहेगा। तो जब भी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आएगा तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। पेयर्ड मतलब दो का जोड़ा, और अनपेयर्ड मतलब सिंगल। तो इन्होंने क्या रहा, एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लो। देखो अब जो इनर्ट सेल वाले हैं वो तो सभी के सभी पेयर में आएंगे क्योंकि पूरे के पूरे फिल रहेंगे। जो आउटर मोस्ट में अगर अनपेयर्ड है तो पूरा टोटल जो हमारा एटम रहेगा वो भी अनपेयर्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, हमारे पास ऑड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे एनओ की बात करें, देखो एनओ की अगर हम लोग बात करें तो एनओ में कुछ ऐसा रहता है। एनओ का स्ट्रक्चर ये हो गया, इसमें एक लॉन पेयर रहता है और एक ऑड रहता है। देखो कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक दो शेयर हो गए, 1 2 3 4 1 5, ये हम लोग बनाना सीखे। देखो इसमें एक ऑड आ गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप अनपेयर्ड। पेयर्ड मतलब दो का, और इसको क्या बोलोगे आप, सॉरी इसको आप क्या बोलोगे, लॉन पेयर्ड। इसको क्या बोलोगे आप, पेयर में ही नहीं है तो क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलोगे, अनपेयर्ड। ये अनपेयर्ड बन जाएगा। आया समझ, तो ये कौन सा बच गया बच्चों, अनपेयर्ड। तो इन सब में देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 और 8 15 है, मतलब ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमारा अनपेयर्ड रहेगा। और क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो हमेशा याद रखना कि जो भी हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और ऑड स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देखने का आसान तरीका क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हो तो आप काउंट कर लो, या फिर आसान तरीका क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। तो मेरे पास सबसे आसान तरीका, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं, तो एक तो आप ऐसे बॉन्ड बने होंगे तो आप देख के बता दोगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। एक तो आपके पास अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रॉपर तो आप देख के बता दोगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर भी आप बता दोगे, कैसे बताओगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें ऑड आ रहे हैं तो वो स्पीसीज हमेशा ऑड रहेगी। ये बहुत आसान और हर जगह लगने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी बहुत सारी स्पीसीज दी और आपसे बोला कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सी ऑड है, तो आप क्या करो, टोटल इलेक्ट्रॉन उसमें काउंट कर लो। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आ रहे हैं तो ये 101% है कि वो स्पीसीज भी क्या रहेगी, हमारी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रहेगी, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिंगल बच रहा होगा। इसकी बात करें, इसमें कितने हो गए, 7, और ये 8 × 2 16, कितना हो गया ये, इसमें कितने आ गए बच्चों, इसमें आ गए हमारे पास 23। देखो ये भी ऑड बन गया। ClO2 की बात करें तो ClO2 में कितने हो जाएंगे बच्चों, ClO2 में हो जाएंगे मेरे पास कितने, Cl में कितने होते हैं, सॉरी इसमें 5, कितने 7 यार, नाइट्रोजन में कितने आते हैं, नाइट्रोजन में 5 आते हैं बेटा, 5 आते हैं ना, ये गलत कर दिया। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 13 आएंगे बच्चों, 8 और 5 13, ये कितना बन जाएगा हमारा 21, ये 21 करेक्शन कर लेना। क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 और ये 16, कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएगा। अब ClO3 इसमें 7 आते हैं क्लोरीन में, और 8 × 3 24 + 7 31। देखो ये भी जितने भी हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं उनमें क्या होगा, एक सिंगल डॉट इलेक्ट्रॉन हमारा बच रहा होगा। तो ये आप ध्यान रखना। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर जब हम लोग आगे और थ्योरी आएंगे उसमें हम लोग स्ट्रक्चर अच्छे से बनाएंगे। तो ये अभी सभी को समझ में आ गया, हाइपर, हाइपो और ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब नेक्स्ट है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता क्या है, ऐसा कैटायन का ऐसा कॉन्फिगरेशन जिसके वैलेंसी सेल या आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हों। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल Zn का कॉन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों, Zn की कॉन्फिगरेशन की बात करें तो अगर मैं लिखता हूँ 3s2 3p6 3d10 4s2, ये होता है 4s पहले आता है, 3s2 3p6 के बाद 4s2 आता है, फिर 3d10 फिर होता है, लेकिन मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n से लिख दिया। अब Zn क्या बनाता है, Zn+2 बनाता है, आपने देखो कैटायन बन गया। जैसे ये कैटायन बनेगा तो अब कौन निकलेगा, ये शहीद होगा ना, ये निकल जाएगा आउटर मोस्ट का, तो क्या बन जाएगा इसका 3s2 3p6 3d10, कितने इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब तो
हम लोग किसकी बात कर रहे थे कि भाई कोई भी एटम लूज करेगा तो ऑक्टेट को कंप्लीट कराएगा, 8 लेके आएगा, लेकिन ये कितने लेके आ गया, 10 लेके आ गया। तो जब भी कोई भी ऐसा मेटल का ऐसा कैटायन जिसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो क्या बोलते हैं हम, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये याद रखना, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। स्यूडो नोबल है स्यूडो इनर्ट गैस। स्यूडो क्यों बोलते हैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सॉरी, स्यूडो इनर्ट क्यों बोलते हैं, 18 आ जाता है तो 18 को स्यूडो इनर्ट क्यों बोलते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। स्यूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन क्यों बोलते हैं इसको। तो ये क्या बन जाएगा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में मतलब क्या होता है, कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा बच्चों, कॉन्फिगरेशन हमारा NH2NP6 NP10। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा कैटायन, ऐसा मेटल कैटायन जिसका कॉन्फिगरेशन NH2 NP6 ND10, ये किसका होगा, N वैलेंसी सेल का, ये कॉन्फिगरेशन बन जाएगा। तो क्या बोलते हैं हम स्यूडो। जैसे कॉपर है, कॉपर का आप Cu+ कर लो, Cu+। कॉपर का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3H2 3P6 3D10 4S1, यही बनता है ना कॉपर का। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा आप ये होता ना Ag+ स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, ये होमवर्क में बताना। Ag+, ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है या नहीं, Ag+ आप बताना है इसका। तो सभी को समझ में आ गया। तो हमारे पास कितने हुए डिफरेंट टाइप के, कि भाई एक तो नोबल गैस खुद ही रिएक्ट कर रही, तो यही प्रॉब्लम हो गई, जो हमारा बेस था वही दिक्कत हो गया। फिर हमारे पास हाई ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका नोबल गैस जो 18 आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कराना, एक हाइपर वैलेंट, एक हाइपोवैलेंट। फिर हम लोगों ने ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देख लिया कि भाई ये कभी भी हमारे पास फॉलो नहीं करेंगे। हम लोगों ने स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाली बात कर ली। तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सब हमारे पास ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल से थोड़ा हट के आ गए। तो इन सबको हम लोग किसमें डालते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अब बात ये आ गई कि भाई अब ये ऑक्टेट रूल जब हमारा हर एक कंपाउंड में नहीं लग पा रहा है तो हमें क्या है, एक नई थ्योरी की ज़रूरत है कि भाई नई थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे, क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, या फिर मैं कौन सा की कॉन्सेप्ट या किसको मैं बेस मान के मैं बॉन्डिंग को आगे कराऊं। तो अब क्या होता है कि इसी को आगे बढ़ाती हुई हमारे पास क्या आता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग किसकी बात करते हैं, ये क्या होता है कि एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा आपका ओवरव्यू देगा कि भाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके लिए आई थी बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने देखा कि फॉस्फोरस की बात की थी, PCl3 में 3 बॉन्ड बनाया था, PCl5 में 5 बॉन्ड बना दिए। तो ये वेरिएबल बैलेंसी जैसे आपने देखा क्लोरीन 1 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है, 7 भी बनाता है। ये सब कहाँ से हमारे पास, हमें कैसे मालूम करेगा कि कितने कितने कोई भी एटम कितने कितने बॉन्ड बना सकता है, क्या क्या उसकी कोवेलेंसी हो सकती है, वेरिएबल कोवेलेंसी कहाँ से आए। तो ये हम लोग किसमें बात करेंगे बच्चों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास मेन डेफिनेशन क्या है, कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BPT भी बोलते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिससे क्या हुआ, हमारे पास वेरिएबल बैलेंसी भी हमारी एक्सप्लेन होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारी, सब कुछ ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे जो जैसे ऑक्टेट रूल किस पे था, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे, भाई 8 कर दो। ऐसी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसमें हमारे पास, ऑर्बिटल पे बेस्ड है कि भाई ऑर्बिटल पे बेस्ड है। तो उन्होंने क्या बोला कि किसी भी एटम में जितने भी हमारे हाफ फील्ड, या फिर हमारे पास एटम के अंदर क्या होंगे, एटम के अंदर 3 चीज़ बन सकती है बैलेंस सेल के अंदर, या फिर वो फुल फील्ड रहे, या फिर हाफ फील्ड रहे, या फिर बैक एंड रहे। देखो या फिर एटम क्या हो सकता है, या फिर ऐसे फुलफिल हो सकता है, या फिर उसके पास देखो ऐसे, जैसे मान लो ऐसे, मान लो ऐसा कुछ है, तो ये फुलफिल्ड हो गया, और यहाँ पे मान लो ये हमारे पास खाली पड़ा हुआ है D, ये हमारे पास फुलफिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, ये हमारे पास वैकेंट हो गया। तो उन्होंने ये बोला था कि जो भी बॉन्डिंग में जो भी हमारे पार्टिसिपेशन होता है वो किसका होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का। जो बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो उन्होंने बोला कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। हम लोग आपसे ये भी बोल सकते हैं कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किस नेचर पर बेस है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर, क्योंकि ऑर्बिटल किससे बनता है, ऑर्बिटल हमारे जो वेव नेचर है उसी को मानेंगे तभी हमारा, बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल हम बोल सकते हैं ये जो हमारे जो वेव नेचर पे हमारी बेस्ड है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब उन्होंने सिंपल क्या बोला कि जब भी हमारे पास कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एटम का है, दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी साथ में आ रहा होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं H2 की बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, ध्यान देना। हाइड्रोजन का इसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारा, 1s1। एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब उन्होंने क्या बोला कि दोनों जो एटम, देखो अब ये एटम, अब 1s की बात करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट स्पिन लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या होना चाहिए, जो एटम कंबाइन हो रहे हैं, जो ऑर्बिटल आपके ओवरलैप कर रहे हैं, उनका क्या होना चाहिए, विथ अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। अब ये देखो, ये ऑर्बिटल हमारे 1s का ऑर्बिटल ये हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है, 1s का ये हो गया, ऐसे ही 1s ये है, इसको हमने ऐसे बना दिया। तो अब ये बॉन्ड फॉर्म कराएं, तो बॉन्ड फॉर्म कराएंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ये इस साइड मूव करेगा। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक एटम इस कोने में पड़ा है, एक एटम उस कोने में, दोनों चिल्लाएंगे बॉन्ड फॉर्म कर लो, ऐसा कुछ नहीं हो। एटम बॉन्ड फॉर्म कब करेगा, जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। मान लो एक हाइड्रोजन एटम ये है, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड। अब दूसरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब ये अप्रोच करते करते क्या होंगे, पास में आएंगे। अब पास में आते जा रहे हैं तो क्या होगा, अब ये हमारा इस साइड, ये इस साइड मूव कर रहा है, ये इस साइड मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा बच्चों हमारे पास, अब एक टाइम क्या होगा, एक टाइम बाद ये कुछ ऐसे एक दूसरे को ओवल, एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो ओवल, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ओवरलैपिंग बोल देंगे, ये ओवरलैप कर गए। ये जो ओवरलैपिंग होती है इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये जो ओवरलैपिंग आई है ये ओवरलैपिंग। अब एक दूसरे से तो मर्ज तो हो नहीं पाएंगे, मर्ज क्यों नहीं हो, क्योंकि इसके सेंटर में भी न्यूक्लियस है, इसके सेंटर में भी न्यूक्लियस है। तो अब ये देखो अभी क्या हो रहा है बच्चों, ये एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन रहेगा। तो वहाँ पे जाके मैक्सिमम अट्रैक्शन आएगा और क्या होगा, धीरे धीरे और पास में आते जाएंगे और अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब और ज़्यादा पास में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑर्बिटल का, वो क्या करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। ओवरलैप करने के बाद अगर आप और ज़्यादा अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस को रिपेल करने लगेगा, तो उतना ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल होने वाला क्या है कि बच्चों, एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ओवरलैप करने वाले इस टाइप का। तो ये जो ओवरलैपिंग जोन होता है इसी को हम लोग कोवलेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग जोन। और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग जोन होगा, जितना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एक्सटेंट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट डाल के मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में। क्लाउड के जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ओवरलैप, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और जो अप्रोच जिस एक्सिस पे कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर, मतलब दो न्यूक्लियस को ज्वाइन कराने वाली एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ऐसी वो वाली एक्सिस जहां पे दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटर न्यूक्लियर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, ये ओवरलैपिंग होगी। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या बन गया हमारा H2। तो अब अगर आपसे बोल सकते हैं ये कौन सा था, 1s का था, ये भी 1s का था, तो इसको क्या बोलोगे, 1s ओवरलैपिंग, 1s की ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलोगे, 1s ओवरलैपिंग। तो सिंपल जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोल रही है कि भाई जितने आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल, मतलब उनका कहने का मतलब ये था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहने का मतलब ये था कि जितने भी आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं सिर्फ वो ही हमारे केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वो क्या करेंगे, हाफ फील्ड ओवरलैप होकर क्या बन जाएंगे, जैसे मान लो इसके पास भी हाफ फील्ड है, इसके पास भी हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे अब देखो ये क्या था बच्चों, ये हमारा अप स्पिन का था और ये हमारा कौन सा था, डाउन स्पिन का। तो ये हमारे पास अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो आपने बनाया था ये वाइट ये कौन सा है हमारा, अप स्पिन हो गया, और ये जो ऑरेंज था ये कौन सा, डाउन स्पिन। तो ये अप स्पिन था, ये डाउन स्पिन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ओवरलैपिंग वाला जोन आया इसमें अप भी आ जाएगा, इसमें डाउन भी आ जाएगा। मतलब कि
कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है उनको वो किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देखो ये हाफ फील्ड तो उसमें है ही, थोड़ा बहुत पार्शियल क्या हो जाएगा, पार्शियल ये ओवरलैपिंग हुई तो इसमें क्या हो गया कि पहले क्या था बच्चों, पहले हमारे पास क्या था, पूरा का पूरा हमारा हाफ फील्ड था, एक था। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला क्लाउड इसको अप्रोच करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, एक डाउन स्पिन, मतलब ये फुल फील्ड होने लगेगा। और ऐसे ही ये अगर मैं इस एटम की बात करूं, आप बॉन्डिंग की बात करूं तो बॉन्डिंग में मान लो इस हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो यहाँ पे क्या था, ये तो हमारा फुल फील्ड था और ये भी हमारा, सॉरी ये हाफ फील्ड था और ये भी हाफ फील्ड था, ये अप का था ये डाउन का। और जैसे ही ओवरलैपिंग होगी तो इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत हमारे पास डाउन का कैरेक्टर आने लगेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग पूरा का पूरा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डैश डैश करके बना रहा हूँ कुछ इस टाइप का। तो जितनी ज़्यादा ये एक्सटेंड ओवरलैपिंग हुई उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये इसमें फुल फील्ड के कैरेक्टर आने लगेंगे। और जैसे ही ऑर्बिटल हमारा फुल फील्ड हो जाएगा तो स्टेबिलिटी आने लगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उन्होंने बोला कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल वो अपने आप को क्या करेगा, फुल फील्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। और फुल फील्ड में कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि दोनों हमारे पास जो एलिमेंट है कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास नॉन मेटल। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा वो क्लोज आएंगे, जितनी ज़्यादा वो ओवरलैपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो हाफ फील्ड में फुल फील्ड वाले कैरेक्टर आने लगेंगे। ऐसे ही क्या था, ये हमारा क्या था बच्चों, ये वाला हमारा डाउन वाला था, तो ये डाउन तो पूरा का पूरा है, लेकिन ये वाला अब ये इसमें ओवरलैप किया तो ये वाला भी इसमें ओवरलैप किया हो, तो इस वाले जो हाइड्रोजन एटम था इसमें क्या हो जाएगा, अप स्पिन का थोड़ा बहुत कैरेक्टर आने लगेगा। मतलब ये भी हमारा फुल फील्ड को अप्रोच कर रहा है, ये भी फुल फील्ड को, जितनी ज्यादा एक्सटेंड से ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा ये फुल फील्ड को अप्रोच करेगा, जितना ज्यादा वो फुल फील्ड को अप्रोच करेगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। मींस कहने का मतलब ये है कि ओवरलैपिंग इसलिए हो रही है ताकि वो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो किसमें कन्वर्ट होने लगे, फुल फील्ड में आ जाए। और जितनी ज्यादा एक्सटेंड की ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा ये क्लाउड, ये जो अप स्पिन वाला क्लाउड है और यहाँ पे ये डाउन स्पिन, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाइड्रोजन अब एस है तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मान लो आपका एस ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, मान लो ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास ये ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो सकता है, जब फुल फिल्ड रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा, और जब फुल फिल्ड रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा है, क्योंकि सभी के सभी इनर्ट टाइप के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब एक अकेला हाफ फील्ड है, तो आप क्या करोगे, कहीं से फुल फिल्ड करने की कोशिश करोगे। अब इलेक्ट्रॉन तो मैं ऐड कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन है तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर दे या ये इसको लूज करके दे दे, तो कुछ नहीं होने वाला, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। और शेयरिंग जो हो रही होगी तो क्लाउड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और क्लाउड ओवरलैप होने की वजह से क्या होगा कि अप स्पिन वाले में थोड़ा डाउन स्पिन वाला भी आ जाएगा। मतलब जैसे ये देखो, ये इसमें आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत ये क्या था, ये अप था ये डाउन था, जब ये ओवरलैप करेगा तो इस रीजन में क्या हो जाएगा, इस रीजन में अप भी मिल रहा है, इस रीजन में डाउन भी मिल रहा है, मतलब इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। ऐसे ही मैं अगर इस ऑर्बिटल के लिए बात करूं, इस ऑर्बिटल के लिए ये वाला बात है तो इसमें डाउन भी हो, थोड़ा अप भी आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा था तो अप वाला पूरा का पूरा था और डाउन वाला कैरेक्टर थोड़ा कम था, डाउन वाले हमारे क्लाउड कम थे तो इसमें डाउन वाला भी आ गया। ऐसे यहाँ पे जो डाउन था यहाँ पे अप भी आ गया, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत जो हमारा हाफ फील्ड था उसमें क्या हो गया, हमारा पार्शियली फुल फील्ड कैरेक्टर आने लगी, मतलब स्टेबिलिटी बनने लगी। तो उसी के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा हमारे पास ओवरलैपिंग, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो सिंपली इसमें हमें ये मालूम चल रहा है कि जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मतलब जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होगा। तो यहाँ से हम लोग ये बात पकड़ सकते हैं कि जितने किसी भी ऑर्बिटल में जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा। इसमें कितना, एक ऑर्बिटल था तो हाइड्रोजन ने कितना, एक ही बॉन्ड बनाया। अब जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ये तो सभी को समझ में आ गया कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और कैसे अपोजिट स्पिन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि भाई ये जब ये ओवरलैप करके जो कॉमन जोन बनेगा उसमें क्या होना चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग पाउली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों एक ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोनों की स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो अगर आपने इसको भी अप ले लिया, इसको भी अप ले लिया, तो यहाँ पे अप वाले हो जाएंगे, तो हमारा पाउली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये अगर अप का है तो ये डाउन का, मतलब दोनों अपोजिट स्पिन, ताकि जब ये कॉम्बिनेशन वाला जो एरिया है, जो ओवरलैपिंग जोन है, उसमें क्या हो, आपका पाउली के अकॉर्डिंग क्या हो, हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा आए। अब अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल कोवेलेंसी, इससे हम लोग वेरिएबल कोवेलेंसी पे कैसे कमेंट करेंगे। अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अभी तो बस स्टार्ट हुई है। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल कोवेलेंट। अब हमें ये मालूम चल गया कि जो भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं कोवेलेंसी ऑफ एटम, कोवेलेंसी ऑफ एटम की हम लोग बात करें कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे एटम की कोवेलेंसी की बात करें तो हम लोग कैसे बताएंगे कि किस टाइप का हमारे कितने वो बॉन्ड बना रहा है, कितने सिग्मा और कितने पाई हमारे पास आने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
कि जैसे मान लो ऑक्सीजन एटम है, बच्चों ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन कितना होता है 2s2 2p4 कुछ ऐसा रहता है। कितने हमारे पास हैं, 2 हाफ फील्ड है। कितने हाफ फील्ड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल टू नंबर ऑफ कोवेलेंसी। 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दो ओवरलैपिंग हो रही है। एक ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करेगा, तो एक ओवरलैपिंग एक बॉन्ड, 2 ऑर्बिटल 2 ओवरलैपिंग, तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 बॉन्ड। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब जैसे मान लो पहला हो गया, दूसरा मान लो जैसे आपको दे दिया नाइट्रोजन एन एटम। नाइट्रोजन एटम कितना होता है 2s2 2p3 कुछ ऐसा रहता है। 1 2 3 कितने हाफ फील्ड है 3 हाफ फील्ड है, मतलब 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे, एक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनता है, तो कितने आ जाएंगे बच्चों 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाएगा मतलब कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 3। जैसे मान लो आपको दे दिया थर्ड फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम के पास कोवेलेंसी कितनी होती है, फ्लोरीन एटम की बात करें तो वैलेंसी 2s2 2p5। एक 2 3 4 5, तो इसमें कितना सिर्फ एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो कितना हो जाएगा 1। कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। अब अगर हम देखें कोवेलेंसी की बात करें, और यहाँ पे आप वेरिएबल वैलेंसी भी ले सकते हो। हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल वैलेंसी भी ले सकते हैं, वेरिएबल कोवेलेंसी, वैलेंसी ऑफ एटम। अब देखो ये वेरिएबल वैलेंसी पे हम लोग कैसे बात करें, जैसे हम लोगों ने बात की थी फॉस्फोरस एटम। देखो फॉस्फोरस एटम की अगर हम लोग बात करें, फॉस्फोरस एटम जैसे हम लोगों ने दिया, फॉस्फोरस एटम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, वैलेंसी शेल 3s2 3p3 और 3d0। देखो यहाँ पे हमारे पास 2d नहीं रहता है, यहाँ पे 3s आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या ये बैलेंस सेल 2s बैलेंसी सेल है, नहीं है। बैलेंस सेल कौन सा है, सेकंड सेल है। 3 तो हमारा बैलेंस सेल में आएगा नहीं, ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब लेकिन ये 3d यहाँ पे 3d0, तो अगर आपसे बोला कि बैलेंस सेल कौन सा थर्ड, तो 3s 3p 3d। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉन्फिगरेशन लिखता हूँ, कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पे 1 2 3, ये कौन सा है 3s 3p 3d खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 ये 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों, ये कौन सा हो गया, देखो ये हमारे पास क्या है, सिंपल हो गया। तो अब यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है 1 2 3, तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों 3 कोवेलेंसी। अब ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट, मतलब सबसे स्टेबल स्टेट वाला कॉन्फिगरेशन है ग्राउंड स्टेट। अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि हम जैसे देखा होगा जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमें थोड़ी बहुत हीट वगैरह देनी पड़ती है। अब अगर जैसे ही आप इसे हीट दोगे, तो हीट देने पे आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग एनर्जी देते तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था हम लोग कि एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइट स्टेट, सेकंड एक्साइट स्टेट की बात की थी, एक्साइटेशन कराते थे इलेक्ट्रॉन का। अब मान लो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, इसको एनर्जी दी। तो एनर्जी क्या कर रहे थे हम लोग, एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। और कौन सी हम लोग, फर्स्ट एक्साइट, मतलब पहली बार एक्साइट कराया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे ही आप एक्साइटेशन कराओगे, तो अब ये तो हमारे पास हाफ फील्ड है, तो अब क्या होगा कि जो 3s जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है बैलेंस शेल का, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रमोट हो जाएगा किसमें, बैकेंट ऑर्बिटल में। तो जैसे ही आप एनर्जी दोगे, तो इस एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ 3d में ट्रांजिट क्यों कर रहा है। हमेशा याद रखना कि जब भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी दोगे तो क्या होगा, जो हमारे फुल फील्ड वाले ऑर्बिटल वो क्या होंगे, हमारे हाफ फील्ड में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो अब इसका कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा बच्चों, इसको हम प्रमोशन ही बोलते हैं, प्रमोशन रूल। अब ये कहाँ पहुँच गया बच्चों, हमारा 3d में एक आ गया। यहाँ पे क्या बन गया हमारा 3s 3p 3d। अब बताओ अब हाफ फील्ड कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो अब कोवेलेंसी कितनी हो गई,
इसमें कोवेलेंसी आ गई 5। तो हमने देखा कि सल्फर भी 3 भी शो करता है, और 5 कब शो करेगा, जब वो एक्साइटेड स्टेट में हो। तो अगर ग्राउंड स्टेट में वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में कर रहा है तो 5 बनाएगा। और हमेशा याद रखना कि ये जो आप एक्साइट करते हो, एक्साइटेशन वाला केस कब चलेगा, आपका क्या होना चाहिए, वैलेंसी सेल का फुलफिल्ड का ऑर्बिटल वैलेंसी सेल के बैकेंट ऑर्बिटल में जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, उसी सेल वैलेंसी सेल का जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है वो क्या होगा, हमारे वैलेंसी सेल के बैकेंट ऑर्बिटल में वो ट्रांसमिट होगा, तभी वो क्या होगी, तभी ये क्या होगी, हम लोग ये वेरिएबल वैलेंसी वाला लगाएं। आप ऐसा नहीं करना कि एक्साइट करके सर एक काम करते हैं, ऑक्सीजन का ये जो है 3s का एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पहुंचा देता हूँ, 3s का इलेक्ट्रॉन में कहाँ पहुंचा देता हूँ, सॉरी 2s का हम 3s में। तो अब सर ऐसा हो जाएगा 2s में एक हो जाएगा, 2p में सॉरी ये 2p में हमारे पास कितने हो जाएंगे, मान लो आपने एक वहाँ पहुँचा दिया, किसमें 3p में, सॉरी ये 3s में पहुँचा दिया, ये 2p का। अब लेकिन ये क्या है, क्या ये बैलेंसी सेल है अभी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ये बैलेंसी सेल में क्या होता है बेचा, एनर्जी डिफरेंस कम होता है। 3s और 3 यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 3p और 3d में जैसे ही आप एक्साइट कराओगे तो क्या होगा, एक ही सेल में तो क्या होगा, आसानी से हमारे इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर रहे हो, मतलब एक्साइट कर रहे हो, तो क्या होगा, किसका एक्साइट होगा, फुलफिल्ड ऑर्बिटल का जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो बैकेंट ऑर्बिटल, जो बैलेंस सेल में जो बैकेंट ऑर्बिटल पड़े हो उसी में जाएगा, नेक्स्ट अदर सेल में वो कभी भी प्रमोट नहीं होगा। प्रमोट होगा तो वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, उस टाइप का हमारे पास पॉसिबल नहीं रहता है। तो बस आप ये याद रखो कि बैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन बैलेंसी सेल के बैकेंट ऑर्बिटल में जाकर, बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर प्रमोट नहीं होगा। जैसे हम मान लो नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 रहती है, जबकि फॉस्फोरस की कितनी होती है, 3 और 5 होती है। नाइट्रोजन की 5 क्यों नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या है बच्चों, 2s2 2p3। क्या इसमें 2d एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। अब इसमें क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है हमारे पास कॉन्फिगरेशन, यहाँ ध्यान दो, कॉन्फिगरेशन हमारे पास कुछ ऐसा है, ये क्या हो गया 2s हो गया, ये 2p हो गया। क्या यहाँ पे d, अगर 2d होता तो फिर ये एक्साइट कर जाता। अब ये यहाँ पे कोई बैलेंस सेल में कोई बैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, और बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो क्या ये एक्साइट कर पाएगा, एक्साइट नहीं करेगा। तो इसलिए क्या हो, इसकी बैलेंसी फिक्स हो गई 1 2 3, आया समझ में। और जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के एलिमेंट, नाइट्रोजन 3 बैलेंसी शो करता है कोवैलेंसी, और फास्फोरस 3 और 5 करता है। तो फास्फोरस 5 क्यों कर रहा है, फास्फोरस 5 इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास बैकेंट बैलेंसी सेल में बैकेंट डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल है मतलब बैकेंट, और डी ऑर्बिटल पड़े हुए, तो डी ऑर्बिटल में क्या होगा, जो 2s का 3s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके उसकी कोवैलेंसी को बढ़ा देगा। तो कोवैलेंसी इंक्रीज कब हो सकती है, जब उनके पास कोई बैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हो उसी बैलेंसी सेल का। तो आ गया होगा सभी समझ। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं सल्फर एटम, जल्दी देता हूं, सल्फर एटम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों, 3s2 3p4 3d0। अभी बताओ इसकी कोवैलेंसी कितनी हो सकती है। देखो अगर मैं लिख रहा हूं ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पे ये क्या बन गया हमारे पास, 3s कितने आ गए 4, 1 2 3 4, ये क्या बन गया हमारे पास 3p, और 3d का खाली पड़ा हुआ है। अभी बताओ इसमें कितने इसमें कोवैलेंसी कितनी हुई ग्राउंड स्टेट में। अगर आपसे बोला कि सल्फर की ग्राउंड स्टेट की कोवैलेंसी कितनी है, 1 2, जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल उतनी कोवैलेंसी, कितने बन जाएंगे यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैं आपसे बोल दिया कि एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और जो एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। अब ये बताओ जैसे ही आप एक्साइट कराओगे तो क्या है, देखो एक्साइट करने की कंडीशन है या नहीं, इसमें एक्साइट आप करा के बॉन्ड बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो बार बार मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि बैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बैलेंसी सेल की हाफ फील्ड में जाएगा। तो इसके पास क्या है 3s 3p 3d भी खाली पड़ा हुआ है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा प्रमोट होगा, तो कौन सा वाला 3s को पहुंचाएगा कि 3p को पहुंचाए। तो ये बताओ कि एनर्जी डिफरेंस किसमें कम है, 3s में एनर्जी ज़्यादा लोअर रहती है, और 3p और 3d में एनर्जी डिफरेंस कम है। जिसमें एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा वो पहले एक्साइट कर जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप एक्साइट कराओगे तो 2s तो हमारे पास कैसा रहेगा, 2s में दूर 3s में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो 3p का इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, अब ये कहाँ पहुंच गया, ये हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी।
कोवेलेंसी कितनी होगी 4। अब मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अभी एक और है ना जुगाड़, कब तक एक्साइट होते रहेंगे, कब तक वेरिएबल कोवेलेंसी कब तक जनरेट होगी, जब तक कि आपके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइट ना हो जाए। एक्साइट हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट में एक और एक्साइट होगा, एक और एक्साइट होगा तो क्या बन जाएगा हमारा 3s में एक आ जाएगा, 3p में कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 3d में कितने हो जाएंगे ये। अब कितने होगा इसमें कोवेलेंसी, या तो आपके देखो कब तक आपकी एक्साइटेशन चलता रहेगा, या फिर आपकी अनपेड इलेक्ट्रॉन खत्म, पेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, या फिर आपके वो खत्म हो जाए, कौन से वाले, ये आपके बैक एंड ऑर्बिटल खत्म हो जाए, तब तक हमारी क्या होगी कोवेलेंसी हमारी चलती रहेगी, मतलब एक्साइटेशन चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी कितने होगा 6 होगा, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी 6। और हमेशा अब आप बोलोगे सर इसमें 2s है, इसमें 2p भी है, तो क्या 2p को एक्साइट करा दे, नहीं। बैलेंसी सेल के बैलेंसी सेल में हमेशा याद क्या रखना, बैलेंसी सेल के बैलेंसी सेल में एक्साइटेशन होता है, और क्योंकि इनमें क्या होता है एनर्जी डिफरेंस कम होता है, और क्या होते हैं एनर्जी का मैच अच्छे से रहता है, और क्या होता है साइज भी लगभग सेम टाइप का रहता है। इसलिए क्या होता है बच्चों यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा बैलेंस सेल का बैलेंसी सेल में एक्साइटेशन होता है, तो उससे हम लोग वेरिएबल कोवेलेंसी इसमें कितने ऐसे, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी आ गई बच्चों 2 4 6, ऐसे याद रखो एक एक्साइट होगा तो 2 बैलेंसी जनरेट होती हैं, जब भी एक एक्साइटेशन आता है 2 बैलेंसी, क्योंकि ये एक्साइट हुआ तो ये खुद हाफ फील्ड में कन्वर्ट होगा, और जिसमें जाएगा उसको भी हाफ फील्ड में कन्वर्ट करेगा। अगर एक हमारा फुल फील्ड वाला ऑर्बिटल एक्साइट हो रहा है तो क्या करेगा 2 हाफ फील्ड जनरेट करेगा, एक खुद हाफ फील्ड हो जाएगा और जिसमें पहुंचाएगा वो भी हाफ फील्ड हो जाएगा। तो कितने, तो यहाँ पे कितना एक्साइटेशन हुआ, एक तो 2 बैलेंसी बढ़ती, 2 से कितनी हुई 4, फिर एक और एक्साइटेशन हुआ तो कितने 4 से कितनी हुई 6, 2 4 6। अब आपसे पूछा कि ऑक्सीजन की 2 रहती है जबकि सल्फर की 2 4 6 दोनों शो करता है, तो आप क्या बोलोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल इन सल्फर एटम। सल्फर एटम में 3d ऑर्बिटल वेकेंट रहता है और वो बैलेंस रहता है, तो एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है इनकी कोवेलेंसी बढ़ती जाती है। अब जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं इसी से रिलेटेड कि जो ऑक्सीजन है वो OF2 बनाता है, क्या ऑक्सीजन OF4 OF6 बना सकता है, और सल्फर है सल्फर SF2 रहता है, SF4 भी रहता है, SF6 भी रहता है। देखो इसमें एक्चुअली इसमें कितने बॉन्ड बनाए होंगे, इसमें बॉन्ड बनाए होंगे 2 बॉन्ड, इसमें कोवेलेंसी कितनी होगी 2, इसमें कितने 4 फ्लोरीन अटैच करें तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 4, इसमें कितनी होगी 6। क्या ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 से ज़्यादा बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसके पास कोई बैकेंट ऑर्बिटल नहीं, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे सल्फर ऑक्सीजन की। जबकि अगर हम लोग सल्फर की बात करें, सल्फर के में से कोवेलेंसी कितनी 2 बॉन्ड बनाए, 2 फ्लोरीन लगाए 2 बॉन्ड से अटैच हुए होंगे, 4 फ्लोरीन लगाए तो कितने 4 बॉन्ड बनाए होंगे, इसमें कितने 6 फ्लोरीन लगाए 6 बॉन्ड। तो क्या सल्फर 2 4 6 बॉन्ड बना सकता है, हाँ बना सकता है। देखो अगर ये कब बनाया होगा उसने ग्राउंड स्टेट में बनाया होगा, ये कब बनाया होगा फर्स्ट एक्साइट स्टेट में, ये कब बनाया होगा सेकंड एक्साइट स्टेट में बने होंगे ये 6 बॉन्ड, तो ये बन सकते हैं। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ये आपके OF4 और OF6 एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी फिक्स है, क्योंकि इनके पास बैकएंड 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और एक्साइट कराओगे तो वो नए सेल में प्रमोट हो जाएगा, तो वो हम लोग एक्साइटेशन नहीं मानते हैं। आगे समझे, तो आपसे ये बहुत सारी जगह पूछ लेते हैं कि OF2 एग्जिस्ट करता है जबकि OF4 एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि सल्फर के केस में SF2 भी करता है SF4 भी करता है। तो आप जबकि ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप क्या बोल दोगे कि जो इनके पास क्या है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, इसका क्या हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकेंड 3d ऑर्बिटल की वजह से ये हमारे पास आता है। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन बनता है, एक ये बनता है कि आपका जैसे हमारे पास PCl3 एग्जिस्ट करता है, वैसे ही हमारे पास NCl3 भी एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है जबकि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस इनमें बेटा कोवेलेंसी कितनी है, इनमें कोवेलेंसी कितनी हो गई 3, इसमें कोवेलेंसी कितनी हो गई 5। अब ये बताओ कि फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, फास्फोरस की 3 भी हो सकती है 5 भी हो सकती है, अभी आपको पढ़ाया था। और नाइट्रोजन कितनी होती है, नाइट्रोजन की ओनली 3 रहेगी। क्या 5 आती है, 5 कभी नहीं आती, क्योंकि उसके पास कोई बैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो कभी भी वो 5 बैलेंसी नहीं बनाता है। तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, लेकिन ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है।
नॉर्मली 3 बनाता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम बात में, तो कभी कभी जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बनाएगा तो 4 बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन तो कितने 4 बॉन्ड बन जाएंगे, नहीं तो इन जनरल नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, बस ये याद रखो। 5 तो कभी भी वो बनाता ही नहीं है, क्योंकि 5 बनाने के लिए उसे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और वैकेंट उसके पास 3D मतलब 2D आता ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड के उनकी कोवलेंसी फिक्स रहती है। उनकी कोवलेंसी फिक्स क्यों रहती है? क्योंकि उनके पास, ये आप लिख लेना कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट रहते हैं, उनकी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सब, सॉरी नाइट्रोजन हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सब की कोवलेंसी क्या होती है बच्चों? फिक्स रहती है। इनकी कोवलेंसी फिक्स रहती है, इसलिए क्या करती है हमारे को वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करती, क्योंकि इनके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल मतलब डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। बाकी जो उनके नीचे थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड है, इनके पास क्या होता है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के पास क्या होता है? बैक एंड डी आने लगता है। बैक एंड डी आने की वजह से क्या होता है? उनकी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको एक्साइट करा के हम लोग ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही क्या करते हैं? हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। चलो, और ये हो गया। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये हटा देता हूँ। तो आपको ये बताना है कि जो हैलोजेंस होते हैं उनकी कोवलेंसी कितनी हो सकती है। तो होमवर्क में लिखना आप लोग, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी कितनी हो सकती है? वैलेंसी ऑफ गिवन एटम्स, कोवैलेंसी क्लोरीन की फाइंड करना, ज़ेनॉन की फाइंड करना। ज़ेनॉन की कितनी कितनी हो सकती हैं, कितने कितने बॉन्ड बना सकते हैं? ऑल, जितनी भी कोवैलेंसी होती हैं। तो क्या करोगे आप? वही कहानी है। अब नेक्स्ट मैं देख रहा हूं कौन से नंबर का था, जो भी है कार्बन एटम। कार्बन एटम की अगर मैं बात करूं, देखा होगा आप लोगों ने सुना हो कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है। आप बोलोगे नहीं सर, अगर हम इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जान तो इसको 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। कार्बन की बात करूं, कार्बन कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2s2 2p2। तो कॉन्फिगरेशन कैसा रहेगा? ऐसा कुछ रहेगा। इसके पास हाफ फील्ड कितने हैं? 2 है, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा? ग्राउंड स्टेट। तो कोवैलेंसी कार्बन कितनी? 2। सर आप तो बोलते हो हमेशा कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो यहाँ से 2 ही बना रहा है। तो बच्चों जैसे ही हम लोग इसको एक्साइट कराएंगे, अब बोलोगे सर ये एक्साइट क्यों कर रहा है? इसके पास तो बैकेंड ऑर्बिटल 2D तो है ही नहीं है। बेटा 2D नहीं है, लेकिन 2p तो खाली पड़ा हुआ है ना। देखो 2p का एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। इस केस में क्या हो रहा था? देखो इस केस में क्या था बच्चों, इसमें हमारा p वाला फुल था, पूरा हाफ फील्ड था, तो ये एक्साइट होकर यहाँ पहुंच रहा था। अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं 2p का एक्साइट करा के 3p में पहुंचाऊंगा, 2p का उठा के आप 3p में डाल दोगे तो क्या कोई तीर मान लिया? कुछ नहीं, अभी भी कोवैलेंसी 3 थी, अभी भी 3 है। तो कोवैलेंसी कब बढ़ेगी? जब वो फुलफिल्ड वाला बैकेंड में जाएगा। अगर फुलफिल्ड वाला अगर पार्शियल फील्ड में चला गया तो जहां जाएगा उसको फुलफिल्ड करेगा, तो ये यहाँ बैलेंसी जनरेट करेगा तो इसकी बैलेंसी मार देगा। तो ये बैलेंसी कब जनरेट होगी? जब यहाँ पे आएगा। आया समझ में? अब भले ही कार्बन के पास 2D नहीं रहता, 2D एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन p वाला ही खाली पड़ा है ना बेटा। देखो 2p में खाली पड़ा हुआ, तो ये क्या होगा? ये हमारा एक्साइड स्टेट में जाकर क्या करेगा? एक s का बन जाएगा और p कितने बन जाएंगे? 3p। इसमें कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4। तो हमेशा कार्बन क्या होता है? कार्बन हमेशा एक्साइड स्टेट में ही रिएक्ट करता है। कार्बन हमेशा क्या होता है? एक्साइड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट। 2 बॉन्ड कभी नहीं बनाता। हमेशा कितने बनाएगा? 4। हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता, 2 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। कार्बन कितने बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। और 4 बॉन्ड हमेशा क्या होता है कि इनमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो जल्दी जल्दी क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ प्रमोट हो जाता है। तो हमेशा जब भी रिएक्ट कराने ले जाओगे तो कार्बन किस में आ जाएगा? आपका एक्साइड स्टेट में आ जाएगा। और हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो अगर नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन से देखो तो कितने बनाता है? 2, क्योंकि 2 हाफ फील्ड है। इसमें कितने होगा? 1 2 3 4 ऑर्बिटल है, 4 बॉन्ड। जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल उतने ही उसकी कोवैलेंसी। ये हो गया हमारे पास कार्बन की कहानी। अब मैं आता हूं यहाँ पे बच्चों, ऐसे ही आप ही बताना बोरॉन एटम। बोरॉन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों? 2s2 2p1। 2s2 2p1 मतलब कितने हाफ फील्ड है इसके पास? एक ही है, एक है। ये हो गया हमारा कौन सा? ग्राउंड स्टेट। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंसी 2 भी होती है और 4 भी होती है, लेकिन 2 उसकी एग्जिस्ट नहीं करती, 4 ही बनती है हमेशा।
ऐसे ही अगर हम लोग बात करें ग्राउंड स्टेट के बोरोन एटम की, तो बोरोन एटम के इसमें कौन कितना हो गया 2s हो गया, ये 2p हो गया, किसमें इसमें कोवैलेंसी कितनी आ गई 1 आ गई। अगर मैं इसको एक्साइड कराता हूँ, एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूँ, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पहुँच जाएंगे। अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो खाली पड़ा हुआ है। अब ये खाली पड़ा हुआ बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मेरे पास। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तब तो ये वहाँ पहुँचता। तो इसमें कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, और एक ही वैकेंट पड़ा रहेगा। ध्यान रखना है बोरोन में क्या होगा बच्चों, बोरोन में आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये हमारा खाली वाला पड़ा रहेगा। यहाँ पे खाली वाला क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि एक ही हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो उसको आपने अनपेयर्ड करा दिया, ये बन गया। तो इसमें क्या होगा 1 2 3, तो बोरोन के पास कोवैलेंसी कितनी होती है, बोरोन की अगर कोवैलेंसी की बात करें तो बोरोन की कोवैलेंसी कितनी होती है 1 और 3। ये कभी भी 1 शो नहीं करता, हमेशा 3 शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम रीजन बोल सकते हैं 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जब भी बोरोन रिएक्ट करने जाता है तो बोरोन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइट करके यहाँ पहुँच जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी के लिए एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, वेरिएबल वैलेंसी कब शो करेगा, जब उसके वैलेंसी सेल वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं में फुलफिल्ड हो, उन्हीं में वैकेंट हो। तो जैसे कार्बन वाला था, कार्बन में क्या था, ये फुलफिल्ड था, ये वैकेंट था, तो फुलफिल्ड वाले ने इसको एक्साइट करा के। अब एक छोटा सा डाउट आता है, कि सर यहाँ पे तो ये जो एक्साइट हो रहा है वो डाउन स्पिन का हो रहा है, और यहाँ पे अप स्पिन पहुँच रही है, तो यहाँ पे डाउन आना चाहिए। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि एनर्जी जब आप देते तो उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, स्पिन अपने आप मैनिपुलेट हो जाती है, और जो अप स्पिन थी वो जो डाउन थी वो अप में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी तो आप एक्साइट करा रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहा है। उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, उसकी स्पिन भी चेंज हो जाती है, और क्या होती है पैरेलल स्पिन वाला आ जाता है। अब बताया था ना आपको, ये जो हॉर्न्स रूल बताया था, सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, सेम स्पिन का होगा, तो स्टेबिलिटी थोड़ी आ रही। तो अब ये स्पिन में जो चेंज आया, यहाँ से डाउन स्पिन करके निकला था, यहाँ पे अप पे आ गया, तो वो स्पिन किसकी वजह से चेंज हो गई, वो स्पिन उसकी जो आपने एनर्जी दी हुई है उसको एक्साइट कराने के लिए, वो कुछ एनर्जी इसमें उसको स्पिन चेंज कराने में भी हो गई। तो हमारे पास ये वेरिएबल वैलेंसी वाला आ गया, कि वेरिएबल वैलेंसी में जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कौन कौन सा एलिमेंट या कौन कौन सा एटम जो है इसकी वैलेंसी क्या क्या हो सकती है, तो कौन कौन सी पॉसिबल, तो आप क्या करोगे, उसका वैलेंसी सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वैलेंसी सेल में देखोगे कि भाई उस वैलेंसी सेल में कितने पैड हैं और कितने वैकेंट पड़े हुए हैं। तो क्या करोगे, पैड वालों को आप क्या करो, जितने भी पैड हैं उनको क्या करो, बैकएंड में ट्रांसमिट करके उसको हाफ फील्ड में कन्वर्ट करो। जितने मैक्सिमम आपके हाफ फील्ड कन्वर्ट होते जाएंगे उतनी उसकी वैलेंसी आती जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, अब सेकंड पीरियड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फ्लोरीन हो गया, इन सब में क्या होता है बच्चों, इन सब के पास कोई बैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। और बैकेंट ऑर्बिटल कोई फुलफिल्ड मतलब बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है वैलेंसी सेल में, लेकिन उनके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल तो है। अब फुलफिल्ड ऑर्बिटल एक्साइट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास बैकेंड नहीं, तो उनकी बैलेंसी फिक्स हो गई। जबकि जो थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में क्या होता है, 3D 4D 5D स्टार्ट हो जाता है, तो उनमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके उनकी बैलेंसी कोवैलेंसी बढ़ा सकते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ है, बाकी अभी हमारी खत्म नहीं हुई, अभी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी हमारी स्टार्ट होने वाली है। ये तो हम लोग अभी बेसिक देखे थे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने देख लिया कि इस टाइप से हमारे पास क्या हो रहा होगा, ये वेरिएबल वैलेंसी हमारे पास आ रही हुई। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक चीज़ और देख लेते हैं, एक डायग्राम और बनता है, उसकी और बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी, तो ये होमवर्क में जो दिए हैं वो आप कर लेना। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि मेरे पास दिया हुआ है कि जैसे आपको बताया कि हाइड्रोजन एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, 1s1, ये भी हाइड्रोजन एटम 1s1। अब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, एनर्जी डायग्राम, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब इस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब मान लो एक एटम यहाँ है, एक एटम वहाँ पे, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब भी अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन की एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव में रहती है। आपको बताया था
कि जब भी अट्रैक्शन की एनर्जी आती है तो क्या होती है बच्चों, अट्रैक्शन की एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव में होती है। मतलब एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा, अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमेशा अट्रैक्शन की एनर्जी नेगेटिव में आती है। तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। तो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच करेंगे तो क्या होंगे, पास में आएंगे, थोड़े और पास में। यहाँ पे मान लो ये जब एटम बहुत दूर दूर है, एटम बहुत दूर दूर है तो उनमें थोड़ा कम अट्रैक्शन रहेगा, पास में आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो नेगेटिव में एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और नेगेटिव में एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पे नीचे कुछ इस टाइप का हमारे पास आता जाएगा, नेगेटिव में बढ़ेगी। और एक टाइम बाद क्या होगा, मान लो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था, एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। अब एटम अप्रोच करते करते पास में पहुंच गए। अब पास में पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, एक ओवरलैपिंग जोन आएगी। मतलब ये एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, ये अप्रोच करते करते क्या होगा बच्चों, ऐसे मान लो ये अप्रोच करते करते उन्होंने क्या किया, ओवरलैपिंग ले ली कुछ इस टाइप की, ये ओवरलैपिंग आ गया इस टाइप का। तो यहाँ पे जाके ये ओवरलैपिंग हो गई। उसके बाद क्या होगा, अगर आप और ज़्यादा पास में लाओगे, एक ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, और पास में लाओगे तो क्या होगा, ये जो हमारे जो न्यूक्लियस क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम, रिपल्सन आएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। अगर मैं इनका डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस आएगी जहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन रहेगा, तो वो डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस, ये हम लोगों ने 0 मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आप एटम को पास में लेके आओगे तो क्या होगा, रिपल्सन आने लगेगा, रिपल्सन आएगा तो एनर्जी कम होने लगेगी, और एक टाइम बाद और ज़्यादा क्या हो जाएगी, एनर्जी, ये ज़्यादा रिपल्सन आएगा तो एनर्जी पॉजिटिव में पहुँच जाएगी, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब मिनिमम एनर्जी, नेगेटिव में मिनिमम, नेगेटिव में आ गई तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहां से यहां तक क्या कर रहा है, एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट, यहां पे क्या आएगा बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स। और इस वाली लाइन पे क्या होगा, अट्रैक्शन इक्वल्स टू रिपल्सन, क्योंकि रिपल्सन कौन लगा रहा होगा, न्यूक्लियस रिपेल कर रहे होंगे। तो एक टाइम बाद क्या होगा, जब अप्रोच करते 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 क्या होगा बच्चों, एक मैक्सिमम अट्रैक्शन आ जाएगा, उससे ज़्यादा आप पास में लागोगे तो क्या होगा, एकदम से रिपल्सन आने लगेगा। तो इस यहाँ पे इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में आएगा हमारे पास कौन से, रिपल्सन फोर्स। यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस रहेगी, ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है। यहां से यहां तक दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस 0 मतलब आपने पकड़ के मर्ज कर दिया। और दो एटम को अगर आप पकड़ के मर्ज करोगे तो न्यूक्लियस एक दूसरे में मर्ज होंगे तो हाई रिपल्सन लगेगा। हाई रिपल्सन मतलब मिनिमम स्टेबिलिटी, मतलब मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी। तो मैक्सिमम मिनिमम अनस्टेबिलिटी मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा। देखो जब न्यूक्लियस एक दूसरे पे मर्ज कर जाएंगे, मतलब एक एटम दूसरे एटम पे ओवरलैप करेगा तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी, बहुत कम स्टेबल एटम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पे आके क्या हो गए, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आके उन्होंने ऐसे ओवरलैपिंग कर ली, ये ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब ये जो एनर्जी रहेगी, इसी को एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो एनर्जी रहती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। और अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, मान लो दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे मान लो अप्रोच कर रहे हैं तो धीरे धीरे पास में आएंगे तो डिस्टेंस कम होगा तो और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी कम होती जाएगी, ये आती जाएगी। और एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये मर्ज करते करते क्या होगा कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर लेंगे। मैक्सिमम ओवरलैपिंग मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो ये आ जाएगा। और उससे ज़्यादा और पकड़ के पास में लागो तो क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन आएगा। और न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वो अनस्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी बढ़ने लगी। देखो इस यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी, फिर क्या हुई, एनर्जी बढ़ने लगी। देखो ये बढ़ते तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इस रीजन में अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। रिपल्सन तो क्योंकि न्यूक्लियस भी रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन अट्रैक्शन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा रहा होगा। और यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स।
अट्रैक्शन किसका लगा, रिपल्सन, अट्रैक्शन किसका लगा, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में अट्रैक्शन लग रहा होगा, और रिपल्सन किसका लग रहा होगा, इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस रीजन में अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट है, इस रीजन में आपका रिपल्सन फोर्स डोमिनेंट। जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन किसका लगेगा, अट्रैक्शन बेटा एक न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन और का अट्रैक्शन लग रहा होगा, और रिपल्सन किसका रहा होगा, न्यूक्लियस का रिपल्सन आ रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा बहुत रिपल्सन आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल जब ये अपने आप अप्रोच कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन इज डोमिनेंट, देन अट्रैक्शन फोर्स किस पे डोमिनेट कर रहा है, रिपल्सन पे। और जब ये दोनों एक पोजीशन पे आके रुक गए, मतलब उनने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन ने एक दूसरे को ओवरकम कर दिया, मतलब वहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ गई। उसके बाद अगर और पास में लेके आओगे तो क्या होगा बच्चों, हमारा ये रिपल्सन फोर्स बढ़ने लगेगा, मतलब ग्राफ ऊपर की साइड आने लगेगा। तो ये हमारा होता है एनर्जी ग्राफ होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। जब ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी तो कुछ एनर्जी रिलीज की होगी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी, मतलब इस बॉन्ड के फॉर्म होने से इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। और जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ। तो ये ग्राफ हो गया। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारे पास डाउट होगा तो हमारे पास जो क्लास होती है उसमें हम लोग देख लेंगे। ओके बच्चों, तो आपको ये अच्छे से ध्यान देना, ये जो आपको चीज़ें बताएंगे ये बेसिक हैं। आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो दोबारा देखिए, लेकिन इन सबको क्लियर करके रखिए। जो भी डाउट होगा वो हम लोग जूम क्लास पर डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों।